शैडो, उसके 6 फाउंडिंग पार्टनर्स और कुछ और मेंबर्स एक शैडो गार्डियन मीटिंग में हैं। डेल्टा, जो कि 7 शैडोज में से एक है, मीटिंग में नहीं आई क्योंकि वो अपनी वाइल्ड एक्टिविटीज में बिजी है। बीटा सबको करेंट सिचुएशन के बारे में अपडेट देती है। शैडो ने जो बुशिन फेस्टिवल में इंटरफेयर किया था, उसकी वजह से कल्ट ऑफ डियाबोलिस के साइड ग्रुप्स ने मिडगेयर में अपनी एक्टिविटीज टेम्पररी बंद कर दी है। फेंड्री ग्रुप का रिकंस्ट्रक्शन भी रुक गया है, जिसकी वजह से शैडो गार्डियन को फ्यूचर में ओरियाना किंगडम में काम करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जेटा और ईटा सबको वार्न करती है कि ज्यादा रिलैक्स मत हो जाओ, अभी भी डेंजर बाकी है। लॉलेस सिटी में, जो एक ऐसा एरिया है जहाँ किसी किंगडम का कंट्रोल नहीं है, वहाँ पैसा और रिसोर्सेज बंद रहे हैं। शैडो सबको वार्न करता है कि जो लाल चांद चमक रहा है वो खून खराबे का सिग्नल हो सकता है। फिर वो सबको बताता है कि वो खुद जाके इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगा। बीटा तुरंत द क्रॉनिकल्स ऑफ मास्टर शैडो में लिखना शुरू कर देती है। नए चैप्टर का नाम है रिवाइवल ऑफ द ब्लड क्वीन। शैडो सब लड़कियों को देखता है जो उसके सामने रेस्पेक्ट में झुकी होती है और सोचता है कि इनकी एक्टिंग स्किल तो एकेडमिक अवार्ड जीतने लायक है। इस मीटिंग के बाहर 2 लोग ऑलरेडी लॉलेस सिटी में घुस चुके होते हैं, गोल्डी ग्लाइडेट और क्विंटोन, जो पहले बुशिन फेस्टिवल के कॉम्पिटिटर थे। दोनों क्रिम्सन टावर को देख रहे होते हैं, एक बड़ा सा खौफनाक टावर जो ब्लड क्वीन, जो कि वैम्पायर्स की रानी है, उसका एरिया दिखाता है। तभी एक अजीब प्रेजेंस आती है और गोल्डी के कमेंट का रीजन समझ आता है कि लोग टावर के गेट से दूर क्यों रहते हैं। नया आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, व्हाइट डेविल, एक डेंजरस क्रिमिनल जिसका काफी बड़ा रिवॉर्ड है। अब उसका सिर्फ एक ही हाथ बचा है और वो एलिजाबेथ का लॉयल वॉच डॉग बन गया है। गोल्डी और क्विंटोन उसका नाम सुन के तुरंत रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। अगली सुबह क्लेयर अपने भाई काग्नो को लेके डार्क नाइट एसोसिएशन जाती है। बुशिन फेस्टिवल में वो टेक्निकलिटी से जीत गई थी, लेकिन अब उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है और उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं। उसको अब लॉलेस सिटी में वैम्पायर्स को ढूंढने और मारने का काम मिला है। काग्नो कैजुअली पास्ट इवेंट को याद करता है जब क्लेयर उसको खींच के ले जा रही होती है। क्लेयर चाहती है कि काग्नो कुछ करे, आलसी ना बन जाए, और अगर वो इन्वॉल्व हो गया तो उसको मिडगेयर का नाइट ऑर्डर में जगह मिल सकती। रास्ते में एक मर्चेंट उनको रोक लेता है और कहता है कि उसके पास नए पेट्स हैं। काग्नो की मुलाकात फिर से गोल्डी और क्विंटोन से होती है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन देता है, जैसे ज्यादा पहचानता नहीं। पता चलता है कि व्हाइट डेविल ने उनको हरा दिया और एक स्लेव ट्रेडर को बेच दिया। क्लेयर को लगता है कि वो पेट्स काफी महंगे हैं, स्पेशली जबकि वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। क्लेयर फिर कहती है एक ही पेट काफी है और वो एक ब्लैक हेयर्ड लड़के पर हाथ रख देती है। काग्नो किसी तरह अपनी सिस्टर की नजरों से निकल जाता है। वो सिटी में इधर उधर घूमता है और जानबूझ के छोटी मोटी चोरी का शिकार भी बनता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चोरी का बदला भी ले लेता है। वो सोचता है इस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड के बारे में, जहाँ एक दूसरे को खाने वाली दुनिया है। तभी एक एली में कुछ लोग एक घोल को मार रहे होते हैं। उसी वक्त लाल चांद अचानक से एक मैजिक वेव भेजता है जो पूरी लॉलेस सिटी में फील होती है। जो घोल पीटा गया था वो अचानक से फुल एनर्जी में आ जाता है और जो लोग उसको मार रहे थे उन पे वापस अटैक करता है। जिसको भी वो घोल काट लेता है वो भी घोल बन जाता है और ये चेन रिएक्शन जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है। काग्नो सोचता है कि ये सब किसने प्लान किया होगा, शायद कोई शैडो ब्रोकर हो जो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा हो। तभी घोल्स उसके पास आने लगते हैं, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक रेड हेयर लड़की जिसके सर पे टिल्टेड हैट होती है आकर घोल को मार देती है। वो अपना नाम बताती है मैरी, एक एंशिएंट वैम्पायर हंटर। मैरी काग्नो को बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए और फिर वो कुछ अजीब सी बातें बोलती है, जैसे हमारे पास वक्त नहीं बचा और ये फ्रेंजी का टाइम है। जब वो चली जाती है तो सिर्फ एक चीज बची होती है, एक खून से भरा हुआ डेड बॉडीज का ढेर और काग्नो के चेहरे पे बहते हुए एक आंसू की बूंद। उसके बाद क्लेयर एक होटल रूम में
पहुंचती है और देखती है कि रूम खाली है। उसने काग्नो को क्लियरली बोला था कि वो इन में रुके, लेकिन उसने सुना ही नहीं। तभी सामने वाले रूम से एक आधा नंगा आदमी चीखता हुआ भागता है। उसके पीछे एक घोल भाग रहा होता है। क्लेयर इस मौके का फायदा उठाती है और अपना सारा गुस्सा निकालती है, उस घोल के सर तोड़ देती है। फिर वो हिलते डुलते आदमी से पूछती है, तुमने कोई काले बालों वाला और काली आंखों वाला लड़का देखा है? आदमी घबरा के कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। मिडकेयर एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स केल और पो भी लॉलेस सिटी आ चुके हैं। ये सिटी अपने फेमस रेड लाइट एरिया के लिए मशहूर है और ये दोनों लड़के थोड़े बेशरम टाइप के हैं। वहीं मैरी जो रेड लाइट एरिया में काम करती है, एक और घोल से टकरा जाती है। तभी शैडो एक धमाकेदार एंट्री मार के उसकी जान बचा लेता है। शैडो मैरी के एग्जैक्ट डायलॉग्स रिपीट करता है, जिसे सुनकर मैरी शॉक में हो जाती है। फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है ताकि दूसरों के सामने भी वही एक्ट रिपीट कर सके। तभी एक और कोवर्कर मैरी के रूम में आता है। शोर सुन के मैरी तुरंत समझ जाती है कि उसको दूसरा चांस मिला है। वो अपना सामान पैक करती है और लॉलेस सिटी छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। उसके कोवर्कर उसको वार्न करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना डेंजरस हो सकता है और शैडो का नाम भी लोग लाइटली नहीं लेते, लेकिन मैरी इग्नोर करती है सब वार्निंग्स को। अब वो डिसाइड कर लेती है कि शैडो ने उसकी लाइफ बचाई है, वो उसको दिए रास्ते पे चलकर रिपे करेगी। दूसरी तरफ क्लेयर सिर्फ घोल्स के अटैक पर फोकस नहीं कर रही थी, बल्कि एक बैडली क्रस्ट बॉय की बॉडी देखकर इमोशनल हो जाती है। उसके आंसुओं को मैरी इंटरप्ट करती है। वो एंशिएंट वैम्पायर हंटर मैरी इस बॉडी की तरफ पॉइंट करके कहती है, इसके ना तो काले बाल है और ना ही काली आंखें। फिर वो बताती है कि उसने 2 लड़के देखे थे जो क्लेयर के भाई के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। एक तो घोल का डिस्ट्रक्शन देखकर स्माइल कर रहा था और दूसरा वैम्पायर्स के हाथों किडनैप हो गया। ब्लड क्वीन एलिजाबेथ को जगाने के लिए एक ब्लड सेक्रीफाइस की जरूरत है। क्लेयर पहले वाले लड़के को इग्नोर कर देती है और मैरी के साथ मिलके टावर पे अटैक करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ केल और पो को रोमांस तो नहीं मिलता, लेकिन घोल से भागने का फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाता है। सिटी में हर तरफ घोल्स का टेरर फैल चुका है। डार्क नाइट एसोसिएशन भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही है। ज्यादातर लोग भाग चुके हैं, सिर्फ डायरेक्टर और एक जूनियर बचा है आउटपोस्ट पे। लगता है कि अब ये दोनों भी मरने वाले हैं, लेकिन तभी घोल्स को शैडो अपनी तलवार से खत्म कर देता है। क्रिम्सन टावर के टॉप पे एक अटेंडेंट लॉर्ड क्रिम्सन को बताता है कि प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी सिटी पे कब्जा कर लिया है, लेकिन कुछ एरियाज अभी भी फाइट कर रही हैं। क्रिम्सन सोचता है कि शायद 2 लोग हैं जो उसका प्लान फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है जगरनॉट जो ब्लैक टावर का किंग है और दूसरा है युकीमे जो व्हाइट टावर की स्प्रिट फॉक्स है। लेकिन क्रिम्सन उन दोनों को लाइटली ले लेता है और कहता है क्वीन जब जागेगी तो ये दोनों खुद ही मर जाएंगे, चाहे जितना भी रेजिस्टेंट कर ले। उसका सबऑर्डिनेट एग्री करता है, लेकिन एक बात ऐड करता है, एक और बंदा है जो घोल्स को मार रहा है। जिन 2 लोगों का नाम क्रिम्सन ले रहा था, युकीमे और जगरनॉट, वो दोनों अब एक जबरदस्त फाइट में बिजी हैं। जब आसपास एक भी घोल नहीं बचता तो अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी अचानक एक ब्लैक ड्रेस पहने हुआ आदमी दोनों के पीछे आ जाता है। उसकी एंट्री इतनी सडन होती है कि युकीमे और जगरनॉट दोनों रुक जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वो आदमी एकदम काम अंदाज में कहता है, मेरा नाम है शैडो, जो अंधेरों में छुपकर अंधेरों का शिकार करता है। व्हाइट डेमन एक डेंजरस सीरियल किलर था जो बिना किसी वजह के लोगों को मार रहा था। उसका कहना था कि यही उसकी जिंदगी का असली मकसद है। जब नए शिकार की तलाश में वो लॉलेस सिटी गया तो वहाँ उसका सामना क्रिम्सन से हुआ, जिससे हारने के बाद उसे क्रिम्सन टावर का गार्ड बना दिया गया। एक दिन जब वो टावर के गेट पर पहरा दे रहा था, तब रेड मून निकल आई। उसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे लॉलेस सिटी के घोल्स पागल हो गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अजीबोगरीब मॉन्स्टर में बदलने लगे। ये देखकर व्हाइट डेमन के अंदर फिर से खून बहाने की लालच जाग गई, लेकिन एक शर्त थी, वो एक सडन डिस्टेंस से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे वेट करना पड़ता कि कोई खुद उसके पास आए। कुछ देर बाद 3 लोग टावर के गेट के पास आए।
पहला था जगरनॉट, ब्लैक टावर का रूलर जिसे टायरेंट बोला जाता है। दूसरी थी युकिमे, व्हाइट टावर की क्वीन जिसे स्पिरिट फॉक्स कहते हैं। और तीसरा था एक अजीब आदमी जो पूरे का पूरा काला कपड़ा पहना हुआ था और उसकी पावर समझ के बाहर थी। जगरनॉट ने अपने बड़े से क्लेवर क्रिम्सन टावर का गेट तोड़ दिया और अंदर चला गया। उसके पीछे युकिमे भी चली गई और सबसे पीछे वो ब्लैक ड्रेस वाला आदमी आया। व्हाइट डेमन ने सोचा कि जगरनॉट और युकिमे उसके लेबल के बाहर है, तो वो उस ब्लैक वाले पे अटैक करता है। जैसे ही उसने अटैक किया, उसने महसूस किया कि उसका बॉडी 2 हिस्सों में कट गया है। वो जमीन पर गिर गया। उसी वक्त व्हाइट डेमन को समझ आया कि उसने किस गलती से किस इंसान को छेड़ दिया। उस इंसान को छेड़ने उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब क्लेयर और मैरी क्रिम्सन टावर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो वो दोनों मिलके वैम्पायर से लड़ते हैं। लड़ाई के बीच मैरी क्लेयर को वैम्पायर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती है ताकि वो बेटर फाइट कर सके। लेकिन धीरे धीरे क्लेयर को मैरी पे शक होने लगता है। उसे लगता है कि मैरी कुछ छुपा रही है, शायद वैम्पायर से कनेक्टेड हो। जब क्लेयर उससे पोजीशंस के बारे में पूछती है तो मैरी सीधे जवाब नहीं देती। वो कहती है, मेरे राज में मत घुसो, मैं भी तुम्हारे राज को रिस्पेक्ट करती हूँ। तभी उन्हें एक पावरफुल मैजिक एनर्जी महसूस होती है। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं कि जगरनॉट हाई लेवल वैम्पायर से फाइट कर रहा है। सिचुएशन डेंजरस लगती है, इसीलिए वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एस्केप करते वक्त कोई उनका रास्ता रोक लेता है। जगरनॉट अटैक करता है। उसका एक पावरफुल स्ट्राइक क्लेयर को लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मैरी के पेट पर गहरी चोट लगती है और वो भी बहुत ज्यादा खून खो देती। क्लेयर ट्राई करती है कि मैरी की चोट को हील करे, लेकिन चोट इतनी बड़ी होती है कि कुछ काम नहीं आता। तभी मैरी डेस्परेशन में क्लेयर के मुंह से निकलता खून पीती है और उस खून से उसकी छुपी हुई वैम्पायर पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। अब मैरी थोड़ी देर के लिए जगरनॉट को रोक लेती है, लेकिन जब जगरनॉट क्लेयर को मारने के लिए फाइनल ब्लो देने ही वाला होता है, तब शैडो आता है और एक पावरफुल किक से जगरनॉट को क्रिम्सन टावर से नीचे गिरा देता है। शैडो के जाने के बाद मैरी डिसाइड करती है कि अब वो अपने सारे राज क्लेयर को सामने रख देगी। वो बताती है 1000 साल पहले वैम्पायर्स का गोल्डन एज था। तब वो ह्यूमंस को जानवरों की तरह शिकार करते थे, लेकिन फिर इंसानों ने उनकी कमजोरियां जान ली। वैम्पायर्स की कमजोरियां ये थी, सूरज की रोशनी में आते ही वो राख बन जाते थे। अगर उनका दिल निकाल दिया जाए तो वो कभी भी रीजनरेट नहीं कर सकते, और अगर वो रेगुलरली ह्यूमन ब्लड नहीं पीते तो उनकी सारी वैम्पायर पावर्स चली जाती है। टाइम के साथ सब कुछ बदल गया। वैम्पायर्स की पॉपुलेशन तेजी से गिर गई। इस मुश्किल टाइम में उनकी क्वीन एलिजाबेथ ने डिसाइड किया कि अब ह्यूमंस के साथ पीसफुली रहना चाहिए। उसने एक छोटी सी जगह को अपना टेरिटरी बनाया और उसका नाम रखा हेवन। एलिजाबेथ और उसके फॉलोअर्स ने ब्लड पीना छोड़ दिया था, जिससे उन्होंने सनलाइट को टॉलरेट करना सीख लिया। हाँ, उनकी पावर कम हो गई थी, लेकिन सिर्फ एलिजाबेथ पे इसका इफेक्ट नहीं। फिर एक रात रेड मून निकला। उस रात क्रिम्सन ने चुपके से एलिजाबेथ के खाने में ब्लड मिला दिया। उस ब्लड ने एलिजाबेथ को फ्रेंजी में डाल दिया। वो पागल हो गई और ह्यूमन का मास मर्डर कर दिया। पूरा हेवन बर्बाद हो गया। उसके बाद एलिजाबेथ ने और भी 3 कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन फैला दिया। मैरी ने उसका पीछा किया और फाइनली ब्लड मून के डूबने के बाद उसे ढूंढ के निकाला। तब एलिजाबेथ ने मैरी से रिक्वेस्ट की, मुझे मार दो और मेरी राख समुंदर में बहा देना ताकि मैं वापस ना आ सकूं। उसने खुद को चाकू मार दिया, लेकिन वो ऐश में कन्वर्ट नहीं हुई। मैरी के पास ना तो उससे वापस जिंदा करने की हिम्मत थी और ना ही उसे पूरा खत्म करने की हौसला। इसीलिए उसने कसम खाई कि मैं हमेशा एलिजाबेथ के रिमेन्स की रखवाली करती रहूंगी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद क्रिम्सन एलिजाबेथ के बॉडी को चुपके से ले गया। उसका प्लान था कि जब नेक्स्ट ब्लड मून आएगा, यानी 1000 साल बाद, तब वो एलिजाबेथ को वापस जिंदा करके और वैम्पायर
वैम्पायर्स की पुरानी ग्लोरी वापस लाएगा। ये सब सुनने के बाद क्लेयर भी मैरी के सामने अपने दिल की बात खोलती है और कहती है, जब मैं छोटी थी मुझ में डेमन पोजीशन के साइन दिखने लगे थे। अब हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं मैं किसी दिन एक मॉन्स्टर ना बन जाऊं। मेरी सबसे बड़ी विश है कि मैं अपने भाई की हेल्प करूं, उसका एक बड़ा सपना पूरा करने में, उस दिन से पहले जब मैं खुद पे कंट्रोल खो बैठूं। इसीलिए क्लेयर अपने भाई को लॉलेस सिटी ले आई ताकि जब तक वक्त है वो उसका साथ दे सके। अब जब क्लेयर और मैरी दोनों एक दूसरे के पास्ट को समझ चुके हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो मिलकर ब्लड क्वीन को ढूंढने के लिए मिशन कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच टावर्स के ट्रेजरी में काग्नो खड़ा होता है और सोचता है कि कौन सा ट्रेजर उठाए ताकि अपनी शैडो वाली एक्टिविटीज के लिए पैसा अरेंज कर सके। थोड़ा सोचने के बाद उसे लगता है कि गोल्ड कॉइन्स बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि उनकी वैल्यूज हाई है और उन्हें कैरी करना भी इजी है। फिर काग्नो अपने स्लाइम सूट को गोल्ड कॉइन से भर देता है, एग्जैक्टली 100 कॉइन, जिनकी टोटल वैल्यू होती है 100 मिलियन जेनी। इतना पैसा जमा करने के बाद काग्नो रेडी हो जाता है अपनी नेक्स्ट मिशन के लिए, ब्लड क्वीन का सामना करने के लिए। टावर के टॉप पर क्रिम्सन ने ब्लड क्वीन को जिंदा करने का रिचुअल शुरू कर दिया। उसने एलिजाबेथ का दिल सैक्रिफाइस के लिए रेडी किया ही था, तभी अचानक शैडो वहां आ जाता है और उसका रिचुअल बीच में ही रोक दिया। क्रिम्सन जो एक पावरफुल वैम्पायर था, वो शैडो के एक्सपेक्टेशन से काफी कमजोर निकला और फाइट में तुरंत ही मर गया। काग्नो अपनी शैडो ब्रोकर वाली एंट्री करता है, लेकिन जितने भी लोग उसकी एंट्री देखने वाले थे सब मर चुके होते हैं। वो उदास होके एक 2 टुकड़ों में बटे हुए वैम्पायर और एक कटे हुए सर वाले ब्लैक हेयर्ड आदमी के बीच देख रहा हुआ होता है, ब्लड क्वीन को ढूंढते हुए। धूल मिट्टी और बर्बादी के बीच भी ब्लैक शैडोज में काग्नो सोचता रहता है कि क्या चल रहा है। शायद ये कोई ग्रुप बैटल सीन या फिर हो सकता है कि फाइनल बॉस टावर के किसी और हिस्से में हो। वो डिसाइड करता है कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेगा। सबसे पहले बेसमेंट में जाकर चेक करेगा कहीं कोई सोई हुई पावरफुल विलियन तो नहीं है। जब काग्नो निकलता है और प्लॉट में नए ट्विस्ट ढूंढने जाता है, तब एक रेड क्रीपी मॉन्स्टर चुपके से वही छुपा रहता है। जैसे ही काग्नो वहां से निकलता है, क्लेयर और मैरी क्रिम्सन टावर के टॉप पे पहुंच जाती है। दोनों अपने अपने रेस्क्यू टारगेट्स के नाम चिल्लाने लगती है। तभी मैरी कुछ देख लेती है और क्लेयर को वार्न करती है, लेकिन क्लेयर का रिएक्शन स्लो होता है और एक लार्ज टेंटिकल टाइप चीज उसके सीने को चीर डालती है। मैरी के पास मौन करने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि ब्लड क्वीन जिंदा हो चुकी होती है और अपना पहला शिकार क्लेयर को बनाती है। मैरी जो एक पुरानी वैम्पायर स्लेयर है, गिर जाती है डेस्पेयर में क्योंकि उसे पता होता है कि अब क्या होने वाला है। तभी एक शैडो गार्डन की 4 लड़कियों वाली टीम वहां आ जाती है रेस्क्यू के लिए। बीटा तुरंत ब्लड क्वीन का सिर काट देती है। 64 क्लेयर को सिक्योर करती है। 66 और 65 कवर देने लगती है। 64 कंफर्म करती है कि क्लेयर अभी जिंदा है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी फर्स्ट एड काफी नहीं होगा। बीटा नोटिस करती है कि ब्लड क्वीन का कटा हुआ सर फिर से उसके बॉडी में जा जुड़ा है और समझ जाती है कि पीछे हटना ऑप्शन नहीं है। काग्नो जो किसी और इम्पोर्टेंट काम में बिजी है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीटा को दी है और बीटा अपने मास्टर की बहन को बचाने के लिए डिटरमाइंड है। बीटा 64 को बोलती है कि क्लेयर का ध्यान रखो और बाकी दोनों से कहती है कि उसे फाइट में कवर दो। फ्लोटिंग सूरिकेन और आर्म्स कट करना थोड़ा इफेक्टिव लगता है, लेकिन मैरी वार्न करती है कि ब्लड क्वीन धीरे धीरे पूरी तरह से जाग रही है। तभी एक मैजिक का एक्सप्लोजन होता है जो ये दिखाता है कि ब्लड क्वीन की मैजिक पावर शायद अल्फा से भी ज्यादा हो। बीटा सोच में पड़ जाती है। अभी अभी वहाँ पहुंची यूकी में सिचुएशन देख के डिसाइड करती है कि ये फाइट उसके लेवल के बाहर है, इसीलिए वो पीछे हट जाती है। लेकिन जगरनॉट सोचता है कि उसे कुछ करना चाहिए और बिना सोचे समझे फाइट में जंप मार देता है। उसका पूरा कंट्रीब्यूशन
सिर्फ इतना होता है कि एक वॉल में उसके बॉडी का शेप का क्रेटर बन जाता है। ब्लड क्वीन एक नई एनर्जी के साथ सब पे एक साथ अटैक करती है। बीटा का स्लाइम सिल थोड़े टाइम के लिए अटैक को रोक पाता है, लेकिन फिर भी ब्लड प्रोजेक्टाइल सभी एलाइज को चोट पहुंचा देते हैं। सिल्वर हेयर बीटा एडमिट करती है कि वो लोग क्लियरली अंडर पावर्ड है और वो 666 को ऑर्डर देती है कि क्लेयर को लेकर रिट्रीट करो, लेकिन 666 बोलती है कि वो लड़ने वाली है। बीटा उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे पास आगे फ्यूचर गोल्स हैं, रिस्क लेना अभी स्मार्ट मूव नहीं है। इस ऑलरेडी बैड सिचुएशन को और खराब कर देती है एक नई प्रॉब्लम। जिन लोगों के अंदर पहले से ही कंट्रोल था, पोजेस, उनमें से कुछ के अंदर के ट्यूमर्स दोबारा ग्रो करने लगते हैं और मर्ज हो जाते हैं। बीटा और उसकी पूरी टीम पहले से वीक हो रही थी और अब उनके सिम्टम्स और भी वर्सन हो जाते हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत क्लेयर की होती है। उसका बॉडी सबसे फास्ट डिग्रेड कर रहा होता है। क्लेयर की आंखें एक मेडिकल पेड पे खुलती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो वहाँ कैसे पहुंची। उसका लास्ट सीन उसके दिमाग में ब्लर होता है। अब वो एक स्कूल जिम यूनिफॉर्म जैसे आउटफिट पहनी होती है। तभी एक हल्के से वॉइस पे उसका ध्यान जाता है और वो देखती है कि एक पर्पल बालों वाली लड़की को जिसके डीप वायलेट आईज होते हैं। वो लड़की कहती है कि ही ने तुम्हारे पोजीशन ठीक किया है, इसके बारे में सोचना टाइम वेस्ट है, लेकिन अब तुम कंट्रोल लूज कर रही हो। क्लेयर कंफ्यूज होकर बहुत सारे सवाल पूछती है और सबसे बड़ा सवाल, ये मिस्टीरियस ही कौन है। पर्पल हेयर लड़की सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि इवोल्यूशन की थ्योरी पे घुमा फिरा के बात करने लगती है। क्लेयर का इरिटेटेड फेस देखकर वो फाइनली पॉइंट पे आती है। वो कहती है कि ब्लड के थ्रू अलग होने वाले ट्रेड एडेप्शन का रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे प्रोजेनिटोस वैम्पायर्स और पोजेस लोग। इन दोनों टाइप का ब्लड क्लेयर के बॉडी में दोबारा मिला है। क्लेयर के पास अभी फुल कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। तभी क्लेयर के लेफ्ट हैंड पे एक नया मार्क अपीयर होता है जो उसके कंट्रोल में हेल्प करेगा। क्लेयर फिर से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। काफी पुश करने के बाद वो लड़की फाइनली अपना नाम बताती है, अरोरा। अरोरा एडमिट करती है कि वो सिर्फ इसीलिए हेल्प कर रही है क्योंकि शैडो की वजह से वो क्लेयर से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही क्लेयर और क्वेश्चन पूछने जाती है, पूरा सीन टूट जाता है और वो फिर से क्रिम्सन टावर्स के अंदर होती है। अब अरोरा, जो अब टेम्पररी टाइम के लिए क्लेयर के बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, बहुत एक्साइटेड होती है अपनी इस छोटी सी फ्रीडम के लिए। तभी ब्लड क्वीन अटैक करती है और डेंजरस ब्लड प्रोजेक्टाइल पर्पल एयर अरोरा पर फेंकती है, लेकिन अरोरा बिल्कुल काम रहती है। वो उन लाल मिसाइल्स को रोक लेती है और उनका डायरेक्शन उल्टा कर देती है। वो सभी प्रोजेक्टाइल्स जाके ब्लड क्वीन का बॉडी चीर कर रख देते हैं, लेकिन उसकी रीजनरेशन पावर उसे तुरंत वापस नॉर्मल बना देती है। अब दोनों तरफ से ब्लड प्रोजेक्टाइल्स टकराते हैं और आसमान में एक्सप्लोजन होने लगते हैं। अरोरा ट्राई करती है एटॉमिक मैजिक का यूज करने का, लेकिन क्लेयर का बॉडी इतना पावरफुल नहीं होता है कि उस मैजिक का प्रेशर झेल सके। फिर भी उसके एफर्ट्स फाइट को डिले करने में काफी इफेक्टिव होते हैं और इस मूवमेंट में शैडो धमाकेदार एंट्री करता है और अब सीन का मेन फोकस शैडो बन जाता है। रेड मून की रोशनी में शैडो का पूरा बॉडी ग्लो कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे उसका स्लाइम बॉडी सूट हजारों गोल्ड कॉइन से बना हो। शैडो एक साउंड करता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। एकदम से रेड और ब्लैक मिसाइल आसमान में छा जाते हैं। शैडो का कंपोस्ट डिफेंस एक सिमरिंग गोल्डन लाइट से कवर होता है। बीटा सोचती है कि वो अटैक क्यों नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि शैडो का पर्पस सबको प्रोटेक्ट करना है। शैडो कामली बोलता है, मैं एक भी खून एफर्ट नहीं कर सकता। ये लाइन सुनकर बीटा और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो अपने सेवियर को चीयर करती है और तभी शैडो फाइनली ऑफेंस मोड में चला जाता है। एक बड़ा मैजिकल एक्सप्लोजन होता है और अगले ही सेकंड में शैडो डायरेक्टली ब्लड क्वीन के सामने होता है। ब्लड क्वीन का चेहरा, जो अब तक बिल्कुल इमोशनलेस था, अब मुस्कुराने लगता है और वो उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। मेरी रोकती है। एलिजाबेथ डेथ के लिए रेडी होती है, लेकिन शैडो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता। उसकी आवाज आसमान में गूंजती है।
आई एम रिकवरिंग एटॉमिक और उसके स्पेल से सब कुछ हील होने लगता है। गोल्स गायब हो जाते हैं, सबके उंड ठीक हो जाते हैं और एलिजाबेथ का होश वापस आ जाता है। ये मिस्टीरियस वॉरियर सबको एक बार फिर से लाइफ में ले आता है। मिडगिर किंगडम वापस जाते टाइम काग्नो सोचता है कि एक चीज है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्लेयर का चुनिब्यो फेस। अब उसने अपने हाथ पे बैंडेज लपेट लिया है और काग्नो को बोला है कि उसके अंदर एक हिडन पावर छुपी है। काग्नो ने उसकी बात को ना ही इग्नोर किया, ना ही उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसे सपोर्ट किया और प्रॉमिस किया वो उसके साथ रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये डिल्यूजन कैसा होता है। ये सब सिर्फ दिल में खालीपन और हार्श रियलिटी का दर्द छोड़ जाता है। एक पॉजिटिव बात ये थी कि काग्नो ने कुछ 100 जेनी सेव कर लिए थे और अब उसे समझ आ गया है कि लॉलेस सिटी एक परफेक्ट जगह है फ्यूचर के लिए, जैसे एक इनफाइनाइट पिगी बैंक। जब काग्नो मिडगिर किंगडम लौटता है तो वो एक ट्रेन बोर्ड करता है और फिर से अपनी शैडो वाली आइडेंटिटी में बदल जाता। तभी उसका सामना होता है युकिमे से, जो उसका लॉलेस सिटी से पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई होती है। एक हाई वैल्यू मित्सुबिशी कंपनी का कार्गो जिसमें काफी महंगी चीजें होती हैं, उस पर एक हायर्ड गैंग ऑफ बैंडिट ने अटैक कर दिया। उन्होंने फीमेल मित्सुबिशी एम्प्लॉइज को घेर लिया और कार्गो लूटने लगे। ये सामान लगभग 100 मिलियन जेनी का था। जब डाकू अपना काम कर रहे होते हैं, उनमें से एक डरती हुई औरतों को बताता है कि उनका बॉस मित्सुबिशी के फास्ट ग्रो करने और इतना प्रॉफिट कमाने से परेशान है, इसीलिए ये सब करवा रहा है। फिर वो एक लड़की के कपड़े फाड़ने लगता है। वो लड़की हिम्मत करके पूछती है कि उनका बॉस कौन है। तब डाकू बताता है कि कार्टर ने उन्हें भेजा है। ये सुनकर लड़की को याद आता है कि कार्टर तो मेजर कॉर्पोरेट अलायंस का प्रेसिडेंट है और सोसाइटी में काफी रेस्पेक्टेड आदमी माना जाता है। वो शक से कहती है कि कार्टर तो डिवाइन टीचिंग का बड़ा फॉलोअर है और चर्च को भी काफी डोनेट करता है। उसके जैसे आदमी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो किसी बिजनेस को बर्बाद करने के लिए डाकू भेजेगा। इस बात पर बैंडिट उस लड़की को समझाता है कि हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं जो हमेशा सामने नहीं दिखाते, पर लड़की कामली कहती है कि ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है, इसीलिए बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो अल्फा बोलती है कि जब किसी दूसरे इंसान का सच खुद उसके मुंह से सुनने को मिले तो उसकी वैल्यू होती है। और ये सुनते ही वो सब बैंडिट डर जाते हैं, क्योंकि अचानक उन्हें फील होता है कि उन्हें एक ग्रुप ने घेर लिया है। एक ग्रुप जो पूरी तरह ब्लैक कपड़ों में है, शैडो गार्डन। जिन लड़कियों को वो अब तक धमका रहे थे वो अपना डिस्गाइज हटा देती है और असली पहचान दिखाती है। नू, ची और ओमेगा। उनके चेहरे पर डर का नाम भी नहीं होता। बैंडिट बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उनके पास फाइट करने का कोई चांस नहीं होता। शैडो गार्डन उन पर एक तरफा अटैक करती है, बिल्कुल रूथलेस तरीके से। लड़ाई के तुरंत बाद नू अल्फा को रिपोर्ट करती है कि इस अटैक से एमसीए की स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। अल्फा भी मानती है कि अब एमसीए को मजबूरी में अपने रियल और लीगल रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, जो आने वाले वॉर में काम आएगा। रॉयल कैपिटल में केल और पो बड़े स्टाइल से अपने नए डिजाइनर कपड़े पहने होते हैं और लंच के टाइम काग्नो को दिखाते हैं ताकि लड़कियों पे इम्प्रेशन जमाए जा सके। काग्नो सोचता है कि मित्सुबिशी के डिजाइन रिलेटेड काम तो शायद ईटा का ही आइडिया होगा और एक और लड़की उसके नॉलेज से बेनिफिट ले रही है। केल अपने नए कपड़ों का दिखावा करता रहता है, पर तभी उसकी शर्ट का लोगो निकल जाता है। नीचे से असली शॉप का चीप एम्बलम दिख जाता है जहां से उन्होंने कपड़े लिए थे। केल को शौक लगता है कि उसने तो डुप्लीकेट पहना है, लेकिन वो खुद को समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, लोगो वापस चिपका देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसी बीच काग्नो को एक रियलाइजेशन होता है। अल्फा और उसकी टीम ने लिए जो कपड़े बनाए हैं वो नॉर्मल नहीं बल्कि मित्सुबिशी के बनाए हुए हाई क्वालिटी कपड़े हैं, जो बिजनेस सूट लोग कैपिटल में पहने घूम रहे हैं। वो भी मित्सुबिशी के ही डिजाइन है।
काग्नो को समझ आता है कि ये सब उसी के दिए गए नॉलेज से हुआ है, जिसका यूज अल्फा और बाकी गर्ल्स ने मार्केट में अपना राज जमाने के लिए किया है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है कि उसका ही ज्ञान यूज करके दूसरे लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसे ही पीछे छोड़ दिया गया है। वो फाइनली कहता है कि अब वो सब कुछ वापस लेगा जो असली में उसका है। ये बोल के वो निकल जाता है और पो और स्केल उसके कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट से पजल रह जाते हैं। अपने डॉर्म रूम में काग्नो एक स्टाइलिश ब्लैक सूट पहनता है स्नो फॉक्स कॉर्पोरेशन का, अपने बालों को एक छोटी सी पोनीटेल में बांध लेता है और एक मैजिशियन स्टाइल मास्क लगा के एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करता है, सुपर इलाइट सीक्रेट एजेंट जॉन स्मिथ। पूरे तरीके से रेडी होने के बाद वो निकलता है युकिमे से मिलने के लिए एक खाली ट्रेन कंपार्टमेंट में। मीटिंग के दौरान युकिमे खुशी जताती है कि शैडो अब उनके साथ है, लेकिन काग्नो तुरंत उस नाम से इनकार कर देता है और कहता है कि अब उसका नाम जॉन स्मिथ है। वो क्लियर करता है कि उनका पार्टनरशिप सिर्फ एक प्रॉफिटेबल डील के लिए है, दोस्ती वोस्ती नहीं। मीटिंग में युकिमे जॉन को मार्केट की लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि कार्टर ने एमसीए के सारे टॉप लोगों की मीटिंग बुलाई है ताकि वो मित्सुबिशी के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग कर सके। युकिमे क्लियरली बोलती है कि एमसीए और मित्सुबिशी के बीच अब प्रॉपर वॉर चलने रही है और उनका प्लान ये है कि दोनों को तोड़कर सब कुछ अपने हाथ में ले ले। वो जॉन से कहती है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। फिर युकिमे उसे एक इम्पोर्टेंट वार्निंग देती है। एमसीए का रियल बॉस अब गेटेन द शॉर्ट डेविल है, जो चुपके से कार्टर से पावर ले चुका है। वो बताती है कि गेटेन एक डेंजरस और रूथलेस बंदा है जो अपने गोल्स पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। युकिमे चुपके से अपनी बैग पर एक गहरा निशान दिखाती है, एक पुरानी चोट का निशान। जब वो गेटेन को लेकर अपना रिवेंज प्लान शेयर करती है, उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन होता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, जॉन क्वाइटली उठता है और निकलते वक्त ये कसम लेता है कि वो पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा और एक नया ऑर्डर खुद बनाएगा। अगले दिन कैपिटल में जो मर्चेंट एमसीए से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी सभी प्रोडक्ट पर एक मैसिव सेल लगाई होती है। काग्नो, स्केल और पो के साथ वहां पहुंचता है, जहां दोनों बॉयज एक्साइटमेंट के साथ सेल का फायदा उठाने आए होते हैं। काग्नो नोटिस करता है कि मित्सुबिशी ने थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव अप्रोच ले लिया है, जिससे लोकल ट्रेडर्स उनके अगेंस्ट हो गए हैं। उसे लगता है कि इस तरह का एटीट्यूड उनके फ्यूचर के लिए रिस्की हो सकता है। वो कैजुअली बोलता है कि लगता है कि उनके कंपटीटर्स ही उन्हें गिराने वाले हैं और जब ऐसा होगा तब वो अपने पास जो कैपिटल है उसे एक नई कंपनी शुरू करेगा, जिसमें अल्फा और बाकी लड़कियों को मैनेजरियल पोजीशन देगा। जब तीनों बॉयज अपने आइटम का पेमेंट करते हैं, तब काग्नो नोटिस करता है कि पो ने जो बैंक नोट दिया है वो थोड़ा अलग लग रहा है। पो एक्सप्लेन करता है कि ये नया 1000 जेनी नोट है जो एमसीए ने इशू किया है और ये सेल इवेंट इसी नोट के लॉन्च को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। काग्नो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और नोट को ध्यान से देखता है। उसे दिखता है कि एमसीए वाले नोट में मित्सुबिशी नोट के कंपैरिजन में काफी फर्क है। मित्सुबिशी का नोट मल्टी कलर प्रिंटिंग, प्रॉपर वाटरमार्क और डिटेलिंग के साथ बना होता है, जबकि एमसीए वाला नोट सिंपल और थोड़ा रॉ प्रिंटिंग में है। काग्नो को याद आता है कि उसने बीटा, गामा और ईटा को एक एमएच के डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया था जो बैंक्स और क्रेडिट क्रिएशन पर बेस्ड थी। शायद वही डॉक्यूमेंट्री देखकर उन्होंने अपना मित्सुबिशी बैंक बनाने का आइडिया लिया होगा। एकदम से काग्नो को अपना बचपन याद आता है और वो स्केल और पो को एक मेमोरी शेयर करता है। कैसे बचपन में उसने सोचा था कि वो एक लोकल स्टोर के फोटोकॉपी मशीन से 1000 येन का नोट कॉपी करेगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्राई किया, कैशियर ने डांट दिया और उसका सपना वही खत्म हो गया। स्केल और पो को उसकी ये कहानी समझ ही नहीं आती। वो मजाक में बोलता है, मेरे पैसे वापस दे, लेकिन काग्नो मना कर देता है और तुरंत भाग जाता है। स्केल और पो उसके पीछे भागने लगते हैं जब काग्नो दिमाग में एमएच के डॉक्यूमेंट्री याद करने की कोशिश करता है। अपनी जॉन स्मिथ आइडेंटिटी में काग्नो फिर से युकिमे से मिलता है अपनी नए फाइंडिंग्स शेयर करने के लिए। वो उसे बताता है कि ये बैंक नोट असल में सिर्फ पेपर के टुकड़े हैं, जिनका वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक बैंक के पास उतना गोल्ड रिजर्व होता है जितना सर्कुलेशन में पैसा है। गोल्ड कॉइन्स ले जाने के कंपैरिजन में
बैंक नोट सिर्फ एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। काग्नो उससे 2 नोट्स देता है, एक एमसीए का और एक मित्सुबिशी का, और कहता है इनमें डिफरेंस पकड़ने को। युकीमे तुरंत समझ जाती है कि एमसीए का नोट इजिली डुप्लीकेट किया जा सकता है। जॉन सजेस्ट करता है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए, पर युकीमे तुरंत वार्न करती है एमसीए का नोट सिर्फ कैपिटल के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है, तो अगर फेक नोट मार्केट में आता है तो अथॉरिटी इजिली सोर्स तक पहुंच जाएंगी, और अगर वो गोल्ड लेके भाग भी गए तो अमाउंट इतना कम होगा जैसे किसी बच्चे की पॉकेट मनी। तब काग्नो थोड़ा सीरियस हो जाता है और थोड़ा थ्रेटनिंग टोन में पूछता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? युकीमे थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन काग्नो का क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्रेशन को ध्यान में रखते हुए सोचती है और एक प्लान प्रपोज करती है। फेक नोट्स को जानबूझ के सर्कुलेट करने दो। जब लोगों को पता चलेगा कि फेक नोट्स मार्केट्स में है तो पैनिक स्प्रेड होगा, क्रेडिट क्राइसिस होगा, नोट की वैल्यू गिर जाएगी और पब्लिक अपना पैसा वापस मांगने लगेगी। पर अगर वो लोग उससे पहले अपना पैसा कैश कर लेंगे तो वो लोग सेफ निकल सकते हैं एक फॉर्चून के साथ। युकीमे थोड़ा नर्वसली मुस्कुराती है जब वो स्ट्रेटेजी जॉन को बताती है। जॉन फिर से उसी स्केरी टोन में बोलता है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? युकीमे फाइनली कंफर्म करती है। ट्रेन से उतरते वक्त जॉन का चेहरा थोड़ा उदास सा होता है। युकीमे सोचती है कि प्लान परफेक्ट है और जॉन स्मिथ ने उसकी लॉयल्टी टेस्ट की है और वो उसके इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद काग्नो डिनर के लिए बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात डेल्टा से होती है। डेल्टा तुरंत फील करती है कि काग्नो के आसपास फॉक्स थेरियंथ्रोप की स्मेल है। जब वो पूछती है तो काग्नो कैजुअली बोलता है कि वो फॉक्स हंटिंग में लगा था। ये सुनकर डेल्टा तुरंत प्रपोज करती है कि काग्नो उसके साथ कैपिटल में बैंडिट्स हंट करने चले। काग्नो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि पहले वो अल्फा के दिए हुए काम कंप्लीट करे। पर जब डेल्टा उसे पपी आइज में देखने लगती है, काग्नो को अपना पुराना पेट डॉग जॉन याद आ जाता है। वो हार मान जाता है और प्रॉमिस करता है कि जब डेल्टा अपना काम कंप्लीट कर लेगी तो वो उसके साथ चलेगा। दूसरी तरफ कार्टर गेटन के ऑफिस में उसे लेटेस्ट एमसी अपडेट देता है। वो बताता है कि मित्सुबिशी के प्राइवेट सोल्जर उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल निकले। इस अपडेट को सुनते ही गेटन अपने पर्सनली सेलेक्टेड क्लोवर्स एक एलाइट असैसिनेशन स्क्वाड को भेजने का डिसीजन लेता है। बाद में जब शैडो और डेल्टा बैंडिट्स हंट करने निकलते हैं तो डेल्टा बिना किसी दया के बैंडिट्स को मारना स्टार्ट कर देती है, जबकि शैडो बोर्ड फील करता है क्योंकि उसके लिए कोई बैंडिट बचा ही नहीं। तभी एक अनएक्सपेक्टेड सीन होता है। एक मस्कुलर आदमी डेल्टा से रिक्वेस्ट करता है कि वो रुक जाए। शैडो सरप्राइज होता है जब डेल्टा उसकी बात मान लेती है। वो आदमी अपने आप को जेब्रा बोलता है और कहता है कि वो डेल्टा का भाई है। डेल्टा कंफर्म करती है क्योंकि उससे उस आदमी से उनके फादर की स्मेल आती है। जेब्रा याद दिलाता है कि जब डेल्टा, जिसका असली नाम सारा था, पोजीशन में गई थी तब उसके पीछे किया गया था। अब जेब्रा बोलता है कि वो ग्रेट उल्फ गेटन के अंडर काम करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, डेल्टा सीधे उसके सीने में छुरा मार देती है। शैडो थोड़ा शॉक्ड होता है और पूछता है, तुमने अपने भाई को मार दिया? डेल्टा कोल्डी कहती है, जो वीक होते हैं वो फैमिली के लिए शर्म होते हैं। फिर वो बताती है कि उनका फादर एक बड़ा चीफ है जिसके 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो एक की डेथ का कुछ फर्क नहीं पड़ता। शैडो टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है, शायद मुझे कभी थेरियंथ्रोप लैंड विजिट करना चाहिए। ये सुनकर डेल्टा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, अगर तुम मेरे फादर को हरा दो तो तुम चीफ बन जाओगे। मैं तुम्हें 100 लड़कियां दूंगी और मैं खुद भी तुमसे 100 बच्चे पैदा करूंगी। काग्नो सीधे उसका ऑफर पोलाइटली रिजेक्ट कर देता है। गार्टर गेटन के पास एक रिपोर्ट लेके आता है और बताता है कि उनका चौथा क्लोवर मेंबर जेब्रा मार दिया गया है। साथ ही वो ये भी मेंशन करता है कि पिछले कुछ महीनों में उनकी फायर पावर बहुत कम हो गई है और अब उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। इस सिचुएशन को देखते हुए कार्टर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेस्ट करता है।
वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए पीछे हट के सिचुएशन को दोबारा एसेस करना चाहिए, लेकिन गैटन उसकी बात को सीधे इग्नोर कर देता है और कहता है कि गार्टर को सिर्फ उसके ऑर्डर्स मानने चाहिए बस। फिर गैटन अपनी एक नई स्ट्रेटेजी बनाता है। वो बोलता है कि अब उन्हें मित्सुबिशी पे और ज्यादा अटैक करना चाहिए और उनके सबसे बड़ा ट्रेड सीक्रेट को चुरा लेना चाहिए। इतना कहकर गैटन गार्टर को भेज देता है ताकि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करे। उसके बाद गैटन खिड़की की तरफ देखते हुए चुप हो जाता है। उसकी आंखों के स्कार्स उसके वीजर के पीछे छुपे होते हैं। मित्सुबिशी के हेडक्वार्टर्स में गामा अल्फा को कंपनी की हालत के बारे में रिपोर्ट देती है। अभी तक जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे अटैक हुए थे उन्हें सक्सेसफुली रोक दिया गया है और मित्सुबिशी अभी भी इकोनॉमिक फील्ड में टॉप पे है। जो मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के प्लान्स हैं वो बड़े एम्बिशियस है, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने की कैपेबिलिटी नहीं। गामा कॉन्फिडेंटली बोलती है कि अगर उनके पास शैडो का गाइडेंस ना हो तो वो खुद ही अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। अल्फा कामली याद दिलाती है गामा को कि किसी भी हाल में शैडो गार्डन और मित्सुबिशी के बीच का कनेक्शन पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। गामा एग्री करती है, लेकिन वार्न करती है कि सिर्फ पैसिव तरीकों से ही इस सीक्रेट को मेंटेन किया जा सकता है। तभी नो उनकी बात काट के बोलती है कि कुछ गेस्ट आए हैं। उन गेस्ट के लीडर में पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं लग रही। अल्फा नो को इंस्ट्रक्शन देती है कि गेस्ट का ढंग से वेलकम करो, लेकिन बीच में गामा बोल पड़ती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद होस्ट बनना चाहती है। कुछ देर के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर अल्फा अपना पहला ऑर्डर रिपीट करती है नो को। जैसे सबको डर था, गामा अपनी रिक्वेस्ट फिर से रिपीट करती है। आखिर में अल्फा हाँ कर देती है और ओमेगा और ची थोड़ा नाराज होते हुए उसके साथ जाते हैं। बिना बुलाए कुछ गेस्ट मित्सुबिशी में घुस आए और सिक्योरिटी की कमी पे ताना मारने लगे। उनका मिशन मैनेजर लूना को ढूंढना था, जो खुद उनके सामने आ गई। ओमेगा और ची ने उनमें से दोनों पे अटैक कर दिया और तीसरा बंदा लीफोन गामा के सामने रह गया। लीफोन का कॉन्फिडेंस फुल था। उसे लगा गामा बस एक्टिंग कर रही है शांत दिखने की, लेकिन उसकी सोच तब बदल गई जब उसने गामा के सर पे एक तेज मार मारी और गामा बस थोड़ा डल पेन फील करके कंप्लेन करने लगी। उसने उसके अटैक को बोरिंग बोला और बोला कि अच्छा अटैक होता तो स्ट्रॉन्ग फ्रंटल असॉल्ट के साथ फिर ओपोनेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए। फिर गामा अपनी स्लाइम स्वॉर्ड निकालती है और लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो फास्ट थी पर उसका स्टाइल थोड़ा एमेच्योर लग रहा था। फिर गामा अपनी स्वॉर्ड में मैजिक डालती है और पूछती है कि क्या लीफोन वेस्टर्न लिशन थ्रो फेंसिंग का स्टूडेंट है। लीफोन शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी उसने उसका फाइटिंग स्टाइल कैसे पहचान लिया। मैजिकल थ्रस्ट लगातार उस पे पड़ रहे थे। जब उसे लगता है कि गामा उसके अगले मूव प्रिडिक्ट कर सकती है तो वो फिर से उसके सर पे ब्लेड से अटैक करता है, पर रिजल्ट वही निकलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गामा उसकी स्ट्रेंथ को मान लेती है और बोलती है कि अब तू मेरी फुल पावर फेस करेगा। फिर वो एक सीक्रेट टेक्निक स्टार्ट करती है जो उसके मास्टर ने सिखाई थी, बस अंदर बहुत सारे मैजिकल एनर्जी भर के चाकू घुमाते रहना। इस रैंडम शॉर्ट स्विंगिंग में आसपास काफी डैमेज हो जाता है। एक मूवमेंट पे जब वो फाइट में हिलती डुलती आगे बढ़ती है तो चलते चलते फुटपाथ के प्रोड्यूटिंग पार्ट पर गिर जाती है। मैजिक कंट्रोल में नहीं रहता और वॉल में एक बड़ा होल हो जाता है। फेस प्लांट के बाद गामा उठती है और मान लेती है कि लीफोन ने उसे ट्रैप में डाल दिया है। ची और ओमेगा वापस आके उसका नोज ब्लेड चेक करते हैं क्योंकि उनका फाइट खत्म हो गया था। लीफोन को रियलाइज होता है कि उसके दोनों साथी हार गए हैं, तो वो नए होल के थ्रू भागने लगता है। गामा उसका पीछे भागती है लेकिन फिर से गिर जाती है, पर इस बार शॉट उसके हाथ से निकल के घूमते हुए सीधे लीफोन के गले में लग जाता है। फिर एक जोर का ब्लास्ट होता है, लीफोन गिर जाता है और अल्फा का गुस्सा फट पड़ता है। गामा हंस के बोलती है, ये थी मेरी सीक्रेट टेक्निक, सेल्फ सेक्रीफाइस स्पिनिंग बिल। जब रेड फेल हो जाती है तो कार्टर को मजबूरन ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है और वो लाइकेनथ्रोप वॉरियर गैटन के सामने अपनी हार मान लेता है। क्लोवर्स ग्रुप के कांटेक्ट कट हो गया था, रीइंफोर्समेंट भी गायब है और सर्विलेंस टीम का भी कुछ अता पता नहीं है। गार्टर बताता है कि मेजर कॉर्पोरेट अलायंस के कुछ मेंबर्स का पैसा मित्सुबिशी में लगा हुआ है, इसीलिए वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन गैटन इस बात को सीरियस नहीं लेता और सीधे ऑर्डर देता है कि प्रेसिडेंट सब डिसेंटर को चुप करा दे। कार्टर कुछ कहना चाहता है लेकिन चुप रहता है और वहाँ से निकल जाता है। गैटन सोचता है कि शायद क्लोवर्स को टाइटल्स देना गलती थी,
उनकी वैल्यू ज्यादा ही समझ ली गई। उसे लगता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस का ओरिजिनल मेंबर्स जो ग्रीस और लुथरन के मारने के बाद बच गए हैं, उनसे बेटर चॉइस होते। अब रिसोर्सेज भी सब जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स केटन को रोक नहीं पाते। उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की, ताकि कल्ट उसे सीरियसली ले। और अगर उनका ट्रस्ट मिल गया तो वो उसके पास ऐसी पावर होगी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। ढलते सूरज के नीचे दो लोग स्पेयरिंग कर रहे होते हैं। एलेक्सिया पूरी एनर्जी के साथ फाइट कर रही होती है, जबकि काग्नो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। काफी बार टक्कर लेने के बाद एलेक्सिया काग्नो का वेपन गिरा देती है। तभी एक स्लो क्लैप होता है और एलेक्सिया थक कर ट्राई करती है। फिर दोनों डिनर के लिए एक बन वाले फूड स्टॉल पे जाते हैं। खाते वक्त एलेक्सिया काग्नो से पूछती है कि क्या उसका इम्प्रूवमेंट कैसा लगा। काग्नो कहता है तू स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचता है कि आखिर एलेक्सिया के बिहेवियर में ऐसी चेंज क्यों आई। वो गैस करता है या तो एलेक्सिया का माइंडसेट बदला है या फिर उसने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। एलेक्सिया बन खाते हुए कहती है कि उसे अपनी ग्रोथ से सेटिस्फेक्शन नहीं है। उसे लगता है कि उसकी पावर अभी भी काफी नहीं है। काग्नो थोड़ा बोरिंग सी रिप्लाई देता है तो एलेक्सिया उसे फोर्स करती है कि वो प्रॉपर्ली रिएक्ट करे। जब काग्नो फाइनली पूछता है क्यों, एलेक्सिया कन्फेस करती है कि अब वो बस एक एक्सपेक्टर बन के नहीं रहना चाहती। उसकी एक दोस्त तकलीफ में है, दुनिया आगे बढ़ रही है और अगर वो ऐसे ही पैसिव रही तो सब उसे छोड़ देंगे। काग्नो से अलग होते वक्त एलेक्सिया बोलती है कि काग्नो कितना चिल है लाइफ को लेके और काश वो हमेशा ऐसे ही रिलैक्स्ड रहे। रात में जॉन स्मिथ क्वाइटली एक नूडल शॉप में बैठ के शेक पी रहा होता है। तभी एक कैट लियांथ्रोप आके काउंटर पे बैठती है और बोलती है एक एक्स्ट्रा लार्ज 4 सुई देना। बिना देखे ही यूकीमे की अटेंडेंट रिपोर्ट करती है प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये सुन के जॉन स्मिथ के फेस पे फाइनली एक स्माइल आता है, एक थोड़ा इविल सा स्माइल। वो कहता है टाइम आ गया है। यूकीमे जॉन स्मिथ को समझाती है कि पूरा ऑपरेशन कैसे सेटअप किया गया है। प्रोडक्शन सेंटर एक ऐसे विस्काउंट एरिया में है जहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देता। लॉ एनफोर्समेंट वीक है क्योंकि जो मजिस्ट्रेट वहाँ काम कर रहा है वो भी काफी केयरलेस है। प्रिंटिंग प्रेस एक पुरानी कोल माइन में रखी जाएगी और जो भी माल बनेगा वो डायरेक्टली लॉलेस सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। वहाँ से फेक बैंक नोट मिडकेयर किंगडम में भेजे जाएंगे ताकि सोर्स ट्रेस ना हो पाए। यूकीमे की सेकंड असिस्टेंट जॉन स्मिथ को असली और नकली नोट दिखाती है। फिर वो जो एक है जॉन से पूछती है कि क्या वो डिफरेंस बता सकता है। जॉन स्मिथ अपनी आंखें नोट्स पे घुमाता है और थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोलता है ये तो ऑब्वियस है। वो नोट वापस फेंकता है यूकीमे की तरफ और डिफरेंस बताने लगता है। एक नोट में पेपर ज्यादा रफ है इसीलिए इंक स्प्रेड हो जा रही है और प्रिंट थोड़ा डिस्टोर्ट हो रहा है। यूकीमे शॉक हो जाती है उसकी डिटेल ऑब्जर्वेशन सुन के और जॉन चुपके से अपने आप से छोटा सा विक्ट्री फर्स्ट पंप करता है। यूकीमे बोलती है कि जो नोट हाई क्वालिटी लग रहे हैं वही एक्चुअली फेक है। जॉन स्मिथ भी वही बोलने ही वाला था, लेकिन उसके सेंटेंस का एंड थोड़ा ऑकवर्ड होता है। यूकीमे कहती है कि उसने रियल नोट का डिजाइन इतना परफेक्टली कॉपी किया है कि वो ओरिजिनल से भी बेटर लग रहा है। जॉन उसे एश्योर करता है कि ज्यादा लोग फर्क समझ नहीं पाएंगे। यूकीमे अनाउंस करती है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत स्टार्ट होगा। फिर वो जॉन को उसकी 2 प्रॉमिसेस याद दिलाती है। पहला है कि अगर कोई पीछा करता है तो उसे जॉन रोकेगा। दूसरा है कि गेटिन को सिर्फ और सिर्फ यूकीमे के लिए छोड़ा जाए। वो कहती है उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब उसकी जान लेना मेरा बदला होगा। जॉन साई करता है और उसके टर्म्स मान लेता है। साथ ही वॉर्न भी करता है सावधानी से चलना क्योंकि रिवेंज का रास्ता कभी कभी गलत दिशा में ले जाता है। शैडो गार्डन को फेक नोट्स का पता चलता है जब कुछ फेक बिल्स उनके मित्सुगोशी स्टोर में दिखते हैं। गामा अल्फा को बताती है कि कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि वो नकली करेंसी यूज कर रहे हैं। अल्फा पूछती है कि क्या मेजर कॉर्पोरेट अलायंस को इस बात का आइडिया है। गामा कहती है नहीं, उन्हें कोई क्लू नहीं है और वो तो अभी तक नए नोट्स प्रिंट करवा रहे हैं। अल्फा बोलती है कि अगर ये चलता रहा तो लोग करेंसी पे डाउट करने लगेंगे जिससे क्रेडिट सिस्टम हिल जाएगा। अगर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में लोग पैसा निकालने लगे तो पूरा बैंक सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। वो सोचती है कि शायद यही उनका रियल प्लान हो, लेकिन कहती है कि अभी स्पेकुलेशन का टाइम नहीं है। अभी प्रायोरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को लोकेट करना।
शैडो गार्डन की वजह से एमसीए को फेक करेंसी के बारे में पता चलता है। कार्टर तुरंत जाके गैटेन को रिपोर्ट देता है। गैटेन जो अंधा वॉरियर है पूछता है कौन सा नोट फेक है। कार्टर क्लियरली श्योर नहीं होता। गैटेन ऑर्डर देता है कि ओरिजिनल सोर्स का पता लगाओ। कार्टर बिना टाइम वेस्ट किए भाग जाता है। जब गैटेन अकेला होता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि उनका टोटल करेंसी सर्कुलेशन उनके एक्चुअल पैसे से ज्यादा हो चुका है और उसे लगता है कि मित्सुबिशी का भी यही हाल है। जो प्लान अल्फा को लेकर डर था वही असली में गैटेन का रियल प्लान था, लेकिन ये प्लान इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था। कल्ट ऑफ डियाब्लोस का पैसा एमसीए के एसेट में लगा हुआ है और गैटेन अभी तक उन्हें अलग नहीं कर पाया है। अगर ये फेक नोट का काम ऐसे ही चलता रहा तो कल्ट का बड़ा नुकसान हो सकता है। रात हो चुकी है लॉलेस सिटी में और 664, 665 और 666 एक ट्रेन पे डिसेंड करते हैं जो सिटी के बाहर जा रही होती है। कंफर्म हो चुका है कि उस ट्रेन में इल्लीगल सामान है जिसमें नकली एमसीए के बैंक नोट्स भी हैं। बाकी टीम्स नकली नोट बनाने वालों को ढूंढने वाली है, लेकिन 664 वाली टीम का काम है कार्गो को इंटरसेप्ट करना। 664 जो टीम लीडर है 666 को पॉइंट आउट करती है कि उसके थोड़े वियर्ड डिसीजन के लिए। कहती है तुझे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। 666 कहती है समझ गई हूँ, लेकिन 664 को अभी भी डाउट होता है। 665 चुपके से कुछ खा रही होती है और कहती है तुम दोनों थोड़ा शांत रहो और एडजस्ट करो। फिर तीनों छत पे जंप मार के इन्फिल्ट्रेशन शुरू करते हैं। ट्रेन में पैसेंजर नहीं है ये समझ में आता है, लेकिन गार्ड्स का ना होना थोड़ा अजीब लगता है। तभी 666 को साइन करता हुआ नोटिस करती है और टीममेट को वार्न करती है। वार्निंग के पहले ही 664 और 665 के एकदम से वायर जैसा जाल में बन जाती है। तभी एक आवाज आती है लेडीज टिकट प्लीज। 666 देखती है तो कंडक्टर नहीं बल्कि एक स्मार्ट वेल ड्रेस आदमी खड़ा होता है जो वायर्स को अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर रहा होता है। 664 अपना छुरा निकालती है वायर्स काटने के लिए, लेकिन ब्लेड टक से टूट जाते हैं। वायर्स पे कुछ असर ही नहीं होता। 666 समझ जाती है कि ये वायर्स मैजिक से रिइंफोर्स है। वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी कामली बोलता है जॉन स्मिथ। फिर वो बची हुई 666 को भी उस जाल में फंसा देता है। 666 फुल फोर्स में अटैक करती है, लेकिन उसकी तलवार कुछ वायर्स में उलझ जाती है। जॉन स्मिथ मान जाता है कि उसका डिसीजन सही था, लेकिन कहता है एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। फिर बिना घबराए वो 666 के आसपास वायर और टाइट कर देता है। जॉन स्मिथ अनाउंस करता है कि उसे पता है ये लोग आएंगे, लेकिन ये लोग थोड़ी जल्दी आ गए, अब इनसे ज्यादा जानकारी नहीं होने देनी चाहिए। कहकर वो अपने हाथ घुमाता है और तीनों को विंडो से बाहर फेंक देता है। ट्रेन से बाहर जमीन पे गिरने के बाद 666 रेडी होती है काउंटर अटैक के लिए, लेकिन 664 उसे रोकती है। बिना प्लान के अटैक करने का मतलब होगा फिर से वही रिजल्ट। तभी ट्रेन और स्पीड से आगे निकल जाती है, जैसे सिग्नल दे रही हो कि अब विड्रॉल का टाइम है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, गामा को जाके रिपोर्ट देनी है कि एक जॉन स्मिथ नाम का आदमी उस ट्रेन में था। जब तीनों वॉक कर रही होती हैं, 666 जॉन स्मिथ की पावर याद करती है। गुस्सा धीरे धीरे उदासी में बदल जाता है और वो खुद से पूछती है मैं इतनी वीक क्यों हूँ। मित्सुबिशी कंपनी के हेडक्वार्टर में 664 अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करती है। अल्फा सरप्राइज हो जाती है ये सुन के कि उनकी टीम के 3 नंबर्स एक नए ओपोनेंट से हार गए। गामा के पास इस जॉन स्मिथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उसे लगता है कि शायद ये बंदा डियाब्लोस कल्ट के कोई नेम चाइल्ड हो सकता है। अल्फा गैस करती है कि वो लॉलेस सिटी का ही रहने वाला हो सकता है। जब अल्फा और गामा उसे ओरिजिन पे बात कर रहे होते हैं तब 666 बीच में बोल पड़ती है और जॉन स्मिथ की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। 664 डर जाती है कि 666 कुछ ज्यादा बोल देगी और उनके लीडर्स के सामने दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो जल्दी से 666 को ऑफिस से ले जाती है। तभी 65 अल्फा और गामा को गुड बाय सॉन्ग गा के बाय बोलती है। ब्रीफिंग वापस स्टार्ट होती है और गामा बताती है कि उसने जेटा को एक इम्पोर्टेंट चीज ढूंढने के लिए भेजा है जिसके बारे में वो दोनों पहले बात कर चुके थे। अल्फा होप करती है कि
जेटा का रिपोर्ट ना देने इस बात का साइन है कि मिशन ठीक से चल रहा है, जबकि जेटा दूसरी तरफ अपने बैकअप के साथ मिशन पे काम कर रही होती है। कल्ट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा होता है तो अल्फा बोलती है कि वो चाहती है ये फाइट जल्दी खत्म हो जाए ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। ये सुनकर गामा थोड़ा टेंशन में आ जाती है। फिर अल्फा डिसाइड करती है कि जॉन स्मिथ को हैंडल करने के लिए डेल्टा को भेजना चाहिए और टेरियंथ्रोप डेल्टा रेडी होती है अपना शिकार शुरू करने के लिए। लॉलेस सिटी से निकलती ट्रेन में जॉन स्मिथ अपना नोटबुक देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है डेल्टा पे जो ट्रेन का पीछा कर रही होती है। डेल्टा अपने वाइल्ड स्टाइल में सीधा उसके कैबिन में घुस जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन जॉन स्मिथ अपने मैजिकल स्ट्रिंग से उसका अटैक रोक लेता है। वो आराम से अपने नोटबुक बंद करता है और फाइट कंटिन्यू करता है। डेल्टा उसके स्ट्रिंग से बचती है और इतनी जोर से गरजती है कि पूरा कैबिन तोड़ के उड़ जाता है, लेकिन जॉन स्मिथ उसकी ब्रोकन डेब्रिस का यूज करके उसे नीचे दबा देता है। जब वो उसके ऊपर खड़ा होता है विलियन जैसे डायलॉग बोलने के मूड में, तभी डेल्टा का मूड सडन बदल जाता है। वो उसकी स्मेल से पहचान लेती है ये तो उसका मास्टर शैडो ही है। फिर वो एकदम से प्लेफुल हो जाती है और जंप करके खुश हो जाती है। काग्नो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है कि उसका रोल प्ले फेल हो गया, लेकिन फिर वो चिल करता है, पे राइट देके एक और कैबिन में ले जाता है। काग्नो पूछता है डेल्टा वहाँ क्या कर रही थी, तो वो बताती है कि अल्फा ने उसे जॉन स्मिथ को हंट करने भेजा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि काग्नो ही जॉन स्मिथ है, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उससे नहीं जीत सकती। जब डेल्टा रिपोर्ट करने की बात करती है, काग्नो उसे मना कर देता है और कहता है कि ये सीक्रेट मिशन है जो अल्फा को नहीं पता चलना चाहिए। डेल्टा मजाक में कहती है कि वो भी साथ चलेगी, लेकिन काग्नो मना कर देता है क्योंकि ये मिशन सिर्फ उसी के लिए है और अगर अल्फा को पता चला तो सब खराब हो जाएगा। डेल्टा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे अल्फा ने कुछ बोला है। तब काग्नो याद दिलाता है कि उसका ऑर्डर अल्फा के ऑर्डर से भी ऊपर है। फिर वो डेल्टा को एक स्पेशल मिशन देता है और प्रॉमिस करता है कि अगर वो मिशन कंप्लीट करती है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन के हिसाब से डेल्टा एक्साइटेड हो जाती है। काग्नो विंडो तोड़ता है और डेल्टा को वहाँ से बाहर ले जाके उसे लॉलेस सिटी में भेजता है, जगरनॉट को उसकी ब्लैक टावर में ढूंढने के लिए। डेल्टा अपना मिशन एक्सेप्ट करती है और काग्नो उससे फिर याद दिलाता है कि रिवॉर्ड उसके रूल के हिसाब से मिलेगा। डेल्टा खुशी खुशी रेस मार के निकल जाती है। काग्नो थोड़ा थका हुआ महसूस करता है, अल्फा के बारे में सोचता है, लेकिन कॉन्फिडेंट होता है कि जैसे ही मौसम थोड़ा वार्म होगा डेल्टा वापस आ जाएगी। अगली सुबह गामा रिपोर्ट करती है कि उनके स्काउट को ट्रेन के बैटल सीन का लोकेशन मिल गया है और वहाँ डेल्टा की टेल का बेल ऑर्नामेंट भी मिला जो टूट चुका होता है। अल्फा सुन के शॉक हो जाती है। गामा को डर लगता है कि कुछ बुरा हुआ है क्योंकि दोनों जानते हैं कि डेल्टा कभी भी मिशन छोड़ के नहीं भागती। अल्फा ऑर्डर देती है सर्च कंटिन्यू रखने के लिए, कम से कम उसकी बॉडी जब तक नहीं मिल जाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद मर चुकी है। वो गुस्से में खिड़की का ग्लास क्रैक कर देती है। गामा फिर बताती है कि मार्केट में अभी भी फेक बिल्स आ रहे हैं, जितनी वैल्यू उनके पास एसेट की है उससे ज्यादा। अब अल्फा को लगता है कि जॉन स्मिथ ने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा था क्रेडिट सिस्टम को कोलैप्स करने का, जिससे मेजर कॉर्पोरेट अलायंस और मित्सुबिशी आपस में कमर्शियल वॉर में उलझ जाए और वो बचा हुआ सब कुछ अपने हाथ में ले ले। गामा सुन के स्टंट रह जाती है कि कोई बंदा इतना एम्बिशियस हो सकता है कि मार्केट को अपने प्रॉफिट के लिए बार बार मैनिपुलेट करता रहता है। अल्फा का गुस्सा पीक पे पहुंच जाता है और उसका मन ब्लू फ्लेम की तरह दिखाई देने लगता है। दूसरी तरफ एमसीए के ऑफिस में गेटिन कल्ट के 2 एजेंट से मिलता है। वो उनको बताता है कि क्रेडिट कोलैप्स के कारण कल्ट काफी होल्डिंग लूज कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन परेशान है। जब उनमें से एक एजेंट मजाक करता है गेटिन के पर्सनल रिलेशन को लेकर, तो गेटिन बिना उठे उसे मार देता है। दूसरा एजेंट शॉक में रह जाता है। गेटिन पूछता है क्या जॉन स्मिथ ही मास्टरमाइंड था, तो बचा हुआ एजेंट कंफर्म करता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वही था और उसने उनकी फेक करेंसी ऑपरेशन बंद करने की कोशिश भी फेल कर दी। गेटिन तुरंत कार्टर को ऑर्डर देता है कि रॉयल कैपिटल से निकलने वाले हर रास्ते पे इंस्पेक्शन चेक पॉइंट लगाए। कार्टर थोड़ा क्लैरिफाई करने
की कोशिश करता है कि उनका इन्फ्लुएंस सिटी में है, लेकिन अगर चेक पॉइंट ज्यादा हो गए तो रॉयल्स और नाइट ऑर्डर उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। तब गैटेन बचे हुए एजेंट भी मार देता है कार्टर को वार्न करने के लिए। फिर वो उससे कहता है कि कुछ भी करना पड़े फेक बिल्स का सोर्स ढूंढना ही पड़ेगा। डर के मारे कार्टर हाँ कर देता है। पब्लिक का मूड कार्टर और एमसीए के अगेंस्ट होने लगता है। लोग चेक पॉइंट से इरिटेट होने लगते हैं और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर के साथ नाइट ऑर्डर्स भी गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि एक मर्चेंट अलायंस इतना कंट्रोल ले रहा है। जब आयरिस अपना ट्रेनिंग से घर जा रही होती है तो उसे एलेक्सिया मिलती है जो कैसल के आसपास बुक का एक बड़ा स्टैक लेके घूम रही होती है। आयरिस थोड़ा सरप्राइज होती है क्योंकि उसे लगता था कि एलेक्सिया का स्कूल खत्म हो गया है। एलेक्सिया समझाती है कि एकेडमी अभी भी रिपेयर हो रही है और उसे लगा कि पैलेस के आर्कीव से सोशल स्टडी की स्पेसिफिक बुक ढूंढना इजी होगा। आयरिस पूछती है कि क्या एलेक्सिया वापस स्कॉलर बनने का सोच रही है तो एलेक्सिया कहती है कि नहीं, वो अपनी सोच और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है ताकि उसे पता हो कि अपनी सोच का यूज कहाँ और कैसे करना है। स्प्रिंग के टाइम जो कुछ भी हुआ उसके बाद से एलेक्सिया को समझ आ गया है कि बिना सोचे समझे तलवार चलाना बेकार है और ऐसे लोग को लोग इग्नोर कर देते हैं। अब उसे लगता है कि अगर उसे किसी इम्पोर्टेंट जगह तलवार उठानी है तो पहले उस जगह खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे उस जगह पे उसे अभी स्वॉर्ड ना भी चलानी हो। ये उसने मुश्किल तरीके से सीखा है। एलेक्सिया बताती है कि उसके पास ट्रेनिंग के अलावा किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं बचा। ये सुनकर आयरिस चुपचाप वहाँ से चली जाती है जिससे एलेक्सिया कंफ्यूज हो जाती है। कार्नो के डोम रूम में बीटा समझ रही होती है कि फेक करेंसी की वजह से कैपिटल की इकोनॉमिक डाउन हो रही है। शैडो ठंड से छिता है जबकि उसके पास फायर पोर्ट भी होता है। बीटा और भी बताती है कि रॉयल फैमिली एक्शन लेने वाली है और गार्टर के चेक पॉइंट्स ने सिचुएशन और भी खराब कर दी है। फिर वो पूछती है क्या शैडो नोट्स ले रहा है। शैडो कंफर्म करता है और कहता है कि ये सब फ्यूचर पे इफेक्ट डालेगा, लेकिन फिर हल्की आवाज में बोलता है कि कुछ चीज समझ नहीं आएगी। बीटा फिर इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट लेवल का रिस्पॉन्स के बारे में बोलती है, लेकिन जब देखती है कि शैडो कंफ्यूज्ड हो गया है तो वो माफी मांगती है और इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करने को रेडी होती है। शैडो उसे कहता है कि कंटिन्यू करे और अपने हाथ को फायर पोर्ट पे रख कर गर्म करता है। बीटा दुखी होती है और बताती है कि डेल्टा का कोई कांटेक्ट नहीं मिला, शायद वो मर गई। ये सुनकर शैडो भी शॉक में पड़ जाता है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आई। बीटा और इन्फॉर्मेशन देने वाली होती है लेकिन शैडो एक्सक्यूज मारता है, कुछ और काम है कह के। जब बीटा पूछती है कि क्या उसने नोट्स बनाए तो शैडो एक पेज दिखाता है। शैडो गार्डन के रूल के हिसाब से या तो सब चीजें इनक्रिप्ट होती है या डिस्ट्रॉय। बीटा पेज देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा गया कोड उसके लिए बिल्कुल नया होता है। शैडो प्राउडली कहता है कि उसने 5 अलग लैंग्वेज मिला के ये कोड बनाया है और उसे एक पेज डिक्रिप्ट करने को देता है ताकि वो ये विजडम सीख सके। कहीं और जॉन स्मिथ अपने नोटबुक से बीटा का रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जब नासु आके बताती है कि ट्रेन एमसीए चेक पॉइंट के पास पहुंचने वाली है। वो अपना नोटबुक बंद करता है। चेक पॉइंट पे एमसीए का एक जूनियर मेंबर पूछता है कि क्या ये लोग सच में चेक पॉइंट एनफोर्स कर पाएंगे। सीनियर उसे याद दिलाता है कि उनको ऑर्डर मिला है इन लोगों को या तो रोको या एक्सीडेंट करा दो। जूनियर कहता है कि नाइट उन्हें रोक लेंगे, लेकिन सीनियर गुस्से में कहता है कि अगर उन्होंने नहीं रोका तो उनका ब्लैक मार्केट गेम खत्म हो जाएगा। जूनियर सरकास्टिकली बोलता है कि कार्टर तो बस एक मर्चेंट है, लेकिन सीनियर डरता है कार्टर जिसको रिपोर्ट करता है वो ज्यादा डेंजरस है। जैसे ही ट्रेन चेक पॉइंट के पास आती है बिना रुके पूरा चेक पॉइंट तोड़ती हुई निकल जाती है। सीनियर होप करता है वो चुपके कहीं छुप जाए ताकि वो मॉन्स्टर से बचे रहे। ट्रेन के नोच पे जॉन स्मिथ खड़ा होता है, तभी एक सिल आउट दिखाई देती है। अल्फा आती है, उसे ग्रीट करती है और फिर सडन फेयरवेल बोलती है, लेकिन जॉन स्मिथ काउंटर करता है और उसे डिफेंसिव स्टेंस में लाता है। अल्फा धीरे धीरे समझने लगी है कि ये शैडो ही है। उसकी टेक्निक देखकर वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है और पूछती है वो क्या कर रहा है। शैडो कहता है कि उसने अपना नाम छोड़ दिया है, अब वो सिर्फ जॉन स्मिथ है। अल्फा कंफ्यूज हो जाती है और डेल्टा के बारे
बारे में पूछती है। जॉन स्मिथ माँ के पीछे से सोचता है क्या बोले और फिर सच बोलता है कि उसने डेल्टा को एक दूर जगह भेज दिया है। अल्फा को उसका जवाब अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आके अपना मना ब्लेज कर लेती है और कहती है कि उसका आंसर कुछ भी क्लियर नहीं है। वो कहती है कि उसे शैडो के काम समझ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहना चाहती है, उस आदमी के साथ जिसने उसकी जान बचाई थी। वो पूछती है क्या अब उसे उसकी जरूरत नहीं है। शैडो सीधा जवाब नहीं देता, बस कहता है कि वो जल्दी समझ जाएगी कि ये डिसीजन बैठा। अल्फा वादा करती है कि वो अब उसे नीचे खींचने वाली नहीं बनेगी और अपनी नई पावर्स एक्टिवेट कर देती है। जब जॉन स्मिथ यानी काग्नो अल्फा को रोकने की कोशिश करता है, तब अल्फा वैम्पायर मिस्ट फॉर्म को कॉपी कर लेती है और उसकी मैजिक थ्रेड से बच लेती है। अल्फा हिम्मत नहीं हार रही होती। वो कहती है कि वो अभी भी उसकी मदद कर सकती है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन काग्नो उसकी तलवार के एज पकड़ लेता है और कामली समझाता है कि दुश्मन के अटैक हिट नहीं करते, लेकिन अगर अल्फा सॉलिड फॉर्म में आके अटैक करने तो उसे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम। वो कहता है कि मिस्ट फॉर्म उड़ने के लिए कूल है, लेकिन इसे मास कम हो जाता है, जिसके वजह से हैवी इम्पैक्ट उसे इजिली उठाकर फेंक सकता है। फिर काग्नो वापस अपने जॉन स्मिथ मोड पर आ जाता है और टाइगर कुंफू स्टेंस में आ जाता है। एक जोर से पांव पटकता है जिससे ट्रेन के विंडो टूट जाते हैं और फिर वो आयरन पाम स्ट्राइक करता है जो पूरे फोर्स के साथ होती है। अल्फा सॉलिड फॉर्म में वापस आती है और काग्नो के पीछे हाथ बढ़ाती है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाती। ट्रेन निकल जाती है और अल्फा पटरियों पे गिर जाती है और बर्फ में बैठी रो रही होती है। उसका दिल टूट गया होता है कि काग्नो उसे छोड़कर जा रहा है। एक पुरानी छोड़ी गई माइन में युकीमे जॉन स्मिथ को दिखाती है कि कितना ज्यादा गोल्ड उन्होंने फेक करेंसी के ऑपरेशन से कलेक्ट किया है। पूरा मेजर कॉर्पोरेट अलायंस का रिजर्व खाली कर दिया गया है। युकीमे बताती है कि उसने असली बैंक नोट भी कलेक्ट कर लिया है और अब वो प्लान कर रही है उन्हें कैश करने का पब्लिक के सामने, ताकि सबको दिखे कि एमसीए के पास कुछ भी नहीं बचा। इससे क्रेडिट क्राइसिस क्रिएट होगा और एमसीए का कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट मित्सुबिशी तक जाएगा। फिर वो समझाती है कि जो बिजनेसेस मिडकेयर किंगडम की इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे वो कोलैप्स करेंगे और जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी क्योस कंट्रोल करने के लिए, तब तक वो सबूत मिटाकर गायब हो चुके होंगे बिना किसी ट्रेस के। जॉन स्मिथ बीटा की रिपोर्ट का रेफरेंस लेते हुए एग्री करता है और कहता है कि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन आ गया है और स्टेट लेवल पे रिस्पॉन्स जरूरी बन गया है। युकीमे उसे फोरसाइट से इम्प्रेस हो जाती है और काग्नो मोडेस्टली कहता है कि वो पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता, जो उसके चार्म में और ऐड कर देता है। जब दोनों ट्रेन से स्टोर हाउस से निकलते हैं, युकीमे एक पुरानी बात याद दिलाती है जो उसने पहले काग्नो को बताई थी अपने चाइल्डहुड की अपनी विलेज में। वो बताती है कि जब ग्रेट हिरोशिमा वॉर में गिरा तो कई पावरफुल क्लैन उसके क्राउन के लिए लड़ने लगे। युकीमे के स्प्रिट फॉक्स क्लैन को मुश्किल सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तब उन्होंने कुछ और छोटे समझदार क्लैन के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, जिसमें उन्होंने ग्रेट उल्फ क्लैन के साथ हाथ मिलाया। युकीमे जो एक रीटेल फॉक्स की बेटी थी, उसका एंगेजमेंट हो गया था गेटेन से, जो ग्रेट उल्फ का लीडर का बेटा होता है। दोनों खुश थे और पूरे गांव उनकी शादी का सेलिब्रेशन में था, लेकिन नियर बाई क्लैंस की लड़ाई उनकी विलेज तक पहुंच गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। छोटे क्लैंस की पावर और विजडम किसी काम की नहीं रही। फिर युकीमे बताती है कि गेटेन ने किसी बाहरी पावर के साथ डील की थी रेयर पिल के एक्सचेंज में ज्यादा ताकत के लिए, लेकिन युकीमे की माँ ने ये एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और विलेजर ने भी उसी का डिसीजन फॉलो किया क्योंकि वो उनकी लीडर थी। जब युकीमे की माँ ने रेड पिल्स वाली पावर डील को रिजेक्ट कर दिया तो गेटेन गुस्से में उस पर चिल्लाया और बोला कि अगर उन्होंने उसका रास्ता चुना होता तो ये सब खून खराबा रुक सकता था। उसने कन्फेस किया कि उसने युकीमे की माँ को मार दिया सिर्फ इसलिए ताकि युकीमे को वॉर से बचा सके, लेकिन युकीमे ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया और उस पर अटैक कर दिया। गुस्से में पागल गेटेन ने उसकी पीठ पर तलवार से वॉर किया, जिससे युकीमे ऑलमोस्ट मरने वाली हालत में छोड़ दी गई। जब गेटेन ज्यादा पावर के पीछे चला गया तो आधी होश में युकीमे ने सुना कि वो किसी अननोन सोर्स के अटैक से खुद भी जख्मी हो गया। अपने गांव को खो देने के बाद युकीमे का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था गेटेन। उसके बाद युकीमे सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीती है। उसने जिंदगी से सीखा और धीरे धीरे पावर गेन किया और आखिर में लॉलेस सिटी की व्हाइट टावर की क्वीन बन गई। युकीमे काग्नो से पूछती है कि क्या अब उसे समझ आया उसका असली मकसद पैसा या पावर नहीं, बल्कि सिर्फ गेटेन को खत्म करना है। लेकिन काग्नो तो अपनी ही सोच में उलझा होता है। वो सोच रहा होता है
है कि ये कहानी किसी और की सिचुएशन से मिलती जुलती है क्या। युकीमे कहती है कि वो गेटेन के चैप्टर को क्लोज करने जा रही है। फिर वो जॉन स्मिथ को अलविदा कहती है, होप करती है कि वो उसकी वापस आने का इंतजार करेगा, उस पर ट्रस्ट रखते हुए कि वो अपना मिशन कंप्लीट करेगी। दूसरी तरफ लॉलेस सिटी में डेल्टा रात के अंधेरे में जोर से चिखती है। उस जगह पर जहाँ पहले ब्लैक टावर था, अब सिर्फ आग का तूफान मचा हुआ है। एमसीए के नकली नोट मार्केट में फैल गए हैं और लोगों का भरोसा भी टूट गया है। रॉयल कैपिटल के लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शॉप्स एमसीए के नोट लेना मना कर रही है। गोल्ड एक्सचेंज भी मुश्किल हो गया है। सिर्फ मित्सुबिशी कंपनी के नोटरीज काम कर रहे हैं, पर उन पे भी भरोसा कम होता जा रहा है। मित्सुबिशी के मेन बैंक के बाहर हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। शैडो गार्डन के हाई कमांड में टेंशन है। गामा भीड़ को देखकर खिड़की बंद कर देती है और सोच में पड़ जाती है। ईडा शैडो का सीक्रेट मैसेज को डिकोड कर रही होती है। बीटा और नू कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पे बात कर रहे होते हैं, पर अल्फा जो अभी तक शॉक में थे कि जॉन स्मिथ ही शैडो था, वो अकेले ही एक कॉर्नर में बैठी है, सैड और हर्ट फील करते हुए। दूसरी तरफ एमसीए बैंक के एक ब्रांच के बाहर कुछ लोग गोल्ड के सूटकेस कैरेज में डाल रहे हैं। पब्लिक कंफ्यूज है, बैंक लॉक्ड है और भरोसा और गिरता जा रहा है। युकीमे दूर से सब कुछ देख के खुश होती है और निकल जाती है। गेटेन जो एक लाइकेंथ्रोप वॉरियर है, गार्टर से गुस्से में जवाब मांगता है। गार्टर बताता है कि नकली नोट युकीमे के प्लान का पार्ट था। स्नोफॉक्स कॉर्पोरेशन की गाड़ियों में गोल्ड ले जाया जा रहा है, जिसका रूट बिल्कुल वही था जहां से फेक नोट आए थे। गेटेन हैरान होता है। उसे याद आता है कि युकीमे पहले कुछ काम कर रही थी। तभी बेल की आवाज सुन के वो अलर्ट हो जाता है। उसे युकीमे का प्रेजेंस महसूस होता है। वो अपनी गाड़ी पकड़ता है और कैरेज रुकवाने का ऑर्डर देता है। मित्सुबिशी के हेडक्वार्टर में अभी भी सिचुएशन खराब है। गामा अल्फा को अपडेट देती है कि एमसीए बंद हो रहा है। पब्लिक गोल्ड लेने के लिए मित्सुबिशी के बैंक पे भाग रही है और कंपनी के पास गोल्ड खत्म होने वाला है। अल्फा काफी होपलेस फील कर रही होती है और उसे लगता है शैडो ने उन्हें छोड़ दिया। गामा कहती है कि शैडो ऐसा नहीं करेगा, पर अल्फा का कहना है कि शायद उन्होंने शैडो की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, इसीलिए उसने उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। तभी नू रिपोर्ट देती है कि गेटेन एक्चुअली कल्ट ऑफ डियाब्लोस का एजेंट था। शैडो ने ये प्लान पहले से देख लिया था और इसका फायदा उठा के काउंटर अटैक किया। अल्फा को तब समझ आता है कि शैडो ने ही सब कुछ प्लान किया था। काउंटरफिट्स फैलाना, लिंक तोड़ना और गोल्ड सेफ जगह स्टोर करना। बीटा मैसेज डिकोड कर लेती है जिसमें लिखा होता है कि शैडो ने जानबूझकर सबकी नज़र में ट्रेडर बन के नाटक किया ताकि प्लान सक्सेस हो। तीनों अल्फा, बीटा और गामा खुशी से इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि शैडो ने सब कुछ उनके लिए किया ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस में वो बचे रहे। शैडो ने कल्ट का प्लान को उन्हीं पे उल्टा दिया। अल्फा कहती है, अपने दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए पहले अपने दोस्त को धोखा दो। अब उनका नेक्स्ट गोल है गोल्ड को वापस लाना। फिर डेल्टा वापस आती है और उसके एक्सप्लेनेशन देने से पहले ही सब उसे हक कर लेते हैं। वो कहती है वो शैडो की सीक्रेट मिशन पे थी, पर ज्यादा नहीं बताती। अल्फा उसकी ग्रामर करेक्ट करती है जैसे कागनो करता था। उसी रात जॉन स्मिथ, जो कि कागनो है, कुछ लोगों को मार देता है जो काउंटरफिटिंग के पीछे पड़े थे। युकीमे के 2 असिस्टेंट आके बोलते हैं कि युकीमे गायब हो गई है। गेटेन का नाम सुनते ही जॉन स्मिथ फ्यूरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपनी सबसे प्रीशियस चीज वापस लाएगा। रॉयल कैपिटल में राइट्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग एमसीए के नोट को आग में जला रहे हैं। गेटेन युकीमे के अटैक से घायल हो चुका है। युकीमे कहती है कि उसने एक वक्त में उसकी मदद की थी, इसीलिए वो उसे मारना नहीं चाहती। पर गेटेन रेड पिल्स खाकर फिर से युकीमे पर वॉर कर देता है। तब जॉन स्मिथ आ जाता है और युकीमे को बचाता है। दोनों वॉरियर के बीच जबरदस्त फाइट होती है। युकीमे गेटेन की गाड़ी उठाती है और सोचती है कि कागनो उसे इजिली छोड़ सकता था, पर उसने नहीं छोड़ा। जब जॉन स्मिथ फाइनली गेटेन को हराता है, गेटेन कहता है कि उसकी सबसे प्रीशियस चीज है युकीमे और उसे जॉन स्मिथ के हवाले करता है। युकीमे कागनो से गले लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वही लड़का उसका सेवियर था बचपन में। सिटी में एमसीए कोलैप्स होने के बाद क्रिम्सन ऑर्डर रेड करता है एमसीए का वोल्ट पे, पर वो तो पहले से खाली होती है।
आयरिस मिडकेर कार्टर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है क्योंकि मैं वापस अपने असिस्टेंट के पास आती है। वो बताती है कि जॉन स्मिथ केटिन का प्रॉपर ब्यूरल करने गया है। तभी एक शैडो से अल्फा निकलती है। वो बताती है कि मिस सुगोसी एक्चुअली शैडो गार्डियन का फ्रेंड है। क्योंकि मैं शॉक्ड होती है पर सपोर्ट करने का डिसीजन लेती है। स्नो फॉक्स कॉर्पोरेशन अब अंडरवर्ल्ड में लियाजोन बनेगी और मिस सुगोसी पब्लिक फ्रंट। नए फंड्स के साथ लोग गोल्ड देख के रिलैक्स हो जाते हैं। पब्लिक का ट्रस्ट वापस आ जाता है। आखिर में काग्नो स्नो में गोल्ड ढूंढ रहा होता है। डेल्टा उसे हेल्प करती है और कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कुछ करने का। काग्नो उससे आर्ग्यू करता है कि सेंटा क्लॉज की तरह वो सब कुछ नहीं दे सकता। फिर वो डेल्टा को कहता है कि वो एक जर्नी पे जा रहा है, अपने रिश्ते थोड़े कूल डाउन करने। जब वापस आएगा तब बिना सॉरी बोले कैजुअली लौटेगा। ये है उसका रिलेशनशिप ट्रिक। जाते जाते डेल्टा कुछ कहती है पर काग्नो सुन नहीं पाता और चला जाता है। केल और पो काग्नो के डॉर्म रूम में जाते हैं उसको इनवाइट करने के लिए ताकि वो उनके साथ मित्सुगोशी हेडक्वार्टर चले और वहाँ की एम्प्लॉइज पे लाइन मार सके। लेकिन जब वो रूम में पहुँचते हैं तो काग्नो वहाँ नहीं होता है पर उन्हें 6 प्रीमियम टिकट मिलती है मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग लैंड की। अपने यूजुअल लॉजिक के हिसाब से वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये टिकट उनके लिए ही है और उन्हें लड़कियों से मिलने का चांस मिलेगा। वो मित्सुगोशी पहुँचते हैं और नो को टिकट दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो भी चले। पहले तो नो उनकी स्टुपिडिटी से थक जाती है लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें अंदर ले जाके पूछताछ करती है। साथ में 2 एम्प्लॉइज होते हैं जो वेपन्स पॉलिश कर रहे होते हैं बस डराने के लिए। नो पूछती है कि कहाँ से टिकट मिले क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टेड लोगों की ही थे और स्केल और पो का नाम उनमें नहीं था। दोनों बोलते हैं कि ये टिकट उनके फ्रेंड काग्नो ने दिए हैं। नो कंफर्म करती है कि क्या वो काग्नो की बात कर रहे हैं और जब वो हाँ बोलते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि काग्नो जो कि उसका लॉर्ड शैडो है ने कुछ पर्पज के लिए टिकट दिए होंगे। नू फिर द नंबर्स को बोलती है कि 7 शैडो की मीटिंग बुलाया जाए। वो पूछती है कि क्या काग्नो हॉट स्प्रिंग में आएगा तो वो दोनों हाँ बोल देते हैं। नू फिर गुस्से में उन्हें बोलती है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग इकट्ठा होते हैं ताकि काग्नो के कंफ्यूजिंग मैसेज का मीनिंग समझ सके। अल्फा 7 शैडो और बाकी नंबर के साथ डिस्कस करती है कि शैडो का क्या प्लान हो सकता है जो उसने अपने स्कूल फ्रेंड को भेजा नू को डेट पे बुलाने के लिए। फिर वो अपने आप को करेक्ट करती है और बोलती है कि वो सबको बुलाने के लिए था, सिर्फ उसको नहीं। ईटा फिर एक्सप्लेन करती है कि मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग लैंड का आइडिया कैसे आया। ये आइडिया उस जगह की लोकल कहानी से इंस्पायर्ड था जहाँ रिसोर्ट बना था। पहले के दिनों में जब उन्होंने कल्ट ऑफ डियाब्लोस को हरा दिया था तब एक मरने वाले एनिमी शैडो को बोलता है कि तुम कभी भी ड्रैगन के गोल्डन आंसू को नहीं पा सकोगे। शैडो को ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो वो बाकी मेंबर्स से पूछता है। गामा को याद आता है कि ड्रैगन के आंसू का जिक्र एक लोकल कहानी में था। फिर शैडो डिसाइड करता है कि ये लोग उस एरिया में डिगिंग करेंगे उन आंसुओं के लिए। 3 दिन तक डिगिंग चली लेकिन फिर अचानक शैडो वहाँ से चला जाता है और लड़कियां को खुद डिगिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। इस दौरान ईटा एक हॉट स्प्रिंग डिस्कवर करती है। बाद में उसी जगह पे मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग्स लैंड बनाया जाता है लेकिन इतनी डिगिंग के बाद भी उन्हें वहाँ किसी भी तरह का ड्रैगन मैजिक नहीं मिलता। इसीलिए ये अपकमिंग हॉट स्प्रिंग ट्रिप एक चांस लगता है नए क्लूज ढूंढने का। फिर डिस्कशन होती है कि 6 टिकट में से 3 तो काग्नो और उसके दोस्तों के लिए है और बाकी 3 टिकट किसी टीम मेंबर्स को मिलेंगे। जब सब मेंबर्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन जाएगा तो जूनियर्स मेंबर वहां से चले जाते हैं ताकि सीनियर्स इस बात का डिसीजन ले सके। फाइनली रॉक पेपर सीजर खेल के डिसाइड होता है और बीटा, जेटा और डेल्टा चूज होते हैं इस मिशन पे जाने के लिए। मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग लैंड में जाके बीटा, जेटा, डेल्टा की त्रियो की मुलाकात केल और पो से होती है लेकिन उनका एक्साइटमेंट थोड़ा डाउन हो जाता है जब पता चलता है कि काग्नो वहाँ नहीं है। स्केल और पो के क्रीपी मुस्कुराहट चेहरे देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं लेकिन पो उन्हें समझाता है कि काग्नो बस थोड़ा लेट है और फिर सब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। काग्नो के ना होने के बावजूद केल और पो अपनी डेट कंटिन्यू करते हैं। वो एक बुक से टिप फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड बेस्ट लव टिप, लेकिन
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस ऑथर का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड भी फेल ही रहा है। इसी बीच क्योंकि कोई मिशन या फाइट नहीं चल रही होती है, अल्फा गैस करती है कि शायद शैडो का ये मिशन सिर्फ ये था कि सब थोड़ा रिलैक्स करे, क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने कभी प्रॉपर ब्रेक नहीं लिया। जैसे ही ये बात सबके बीच घूमती है, एप्सिलॉन ची और ओमेगा से पूछती है कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ची बोलती है कि सब ठीक था, बस नूक ने ओपनिंग के दिन के लिए पेड लीव ले ली है। तभी ईटा एक रिपोर्ट के साथ आती है और बताती है कि उन्होंने अंडरग्राउंड एक स्ट्रेंज मैजिकल सिग्नल डिटेक्ट किया है। लेडीज ओनली बाथ में जेटा मिशन का पर्पस समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चीज का मतलब समझ आता है, ड्रैगन के आंसू। तब लैम्डा एक स्टोरी सुनाती है जिसे वो एक शैडो प्ले स्टाइल में बताती है, ड्रैगन के आंसू वाली कहानी। एक टाइम की बात है, एक जगह पे एक प्यारी सी काइंड और जेंटल प्रिंसेस रहती थी। एक दिन उसने एक छोटा सा ड्रैगन बचाया जो अपने ग्रुप से बिछड़ गया था। धीरे धीरे प्रिंसेस और ड्रैगन बेस्ट फ्रेंड बन गए और साथ बड़े हुए, लेकिन उनकी खुशहाल लाइफ तब खत्म हो गई जब वॉर शुरू हो गया। ड्रैगन ने प्रिंसेस को बचाने के लिए फाइट की और लाखों सोल्जर से अकेला लड़ा। भले ही उसके बॉडी में गहरी चोटें क्यों न आ गई हो, फिर भी वो लड़ता रहा। पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि कैपिटल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। प्रिंसेस लास्ट सांस ले रही है। तब ड्रैगन ने उसे बोला कि प्लीज अपनी आंखें खोली रखो, हम फिर से आसमान में उड़ पाएंगे। प्रिंसेस की डेड बॉडी से एक आंसू गिरा और ड्रैगन कंट्रोल हो बैठा। वो इतना रोया कि उसने गर्म आंसुओं की पूरी जमीन को फ्लड कर दिया और पूरा किंगडम उन्हीं आंसुओं से बह गया। तभी प्रिंसेस अचानक उठती है और देखती है एक अजीब सा हॉट स्प्रिंग जिसमें लाइफ का एसेंस होता है, लेकिन ड्रैगन कहीं नहीं होता। वो उसका नाम बार बार लेती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लेडीज ओनली बात का पीसफुल और सोचने वाले मूड के बीच जेटा गेस करती है कि शैडो का असली ऑब्जेक्टिव शायद उस लेजेंड के अंदर ही छुपा हो। बीटा उस वक्त लैम्डा की परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। दूसरी तरफ स्केल और पो ऑकवर्ड तरीके से ट्राई करते हैं लेडीज बात को सीक्रेटली देखने के लिए, लेकिन ईटा उनकी आंखों में ऐसी स्प्रे मार देती है जो इरिटेशन क्रिएट करती है। दोनों की आंखों से पानी निकलने लग जाते हैं। जब उनके आंसू एक्सीडेंटली हॉट स्प्रिंग में गिरते हैं तो एक सडन मैजिकल एनर्जी का ब्लास्ट होता है, लेकिन जब सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे बॉयज पे ट्राई किया जाता है तो कुछ भी नहीं होता। तब जेटा सोचती है कि शायद लेजेंड में जो प्रिंसेस के आंसू थे उन्हीं से मैजिक ट्रिगर हुआ था। उस बेसिस पे जेटा एक थ्योरी बनाती है। ईटा तुरंत उस आइडिया को पकड़ लेती है और डिसाइड करती है कि बीटा जो अपने आप को लवली 11 प्रिंसेसेस बोलती है उसके आंसुओं को यूज करेंगे। थोड़ा एम्बैरेसिंग ट्रिक यूज करके ईटा बीटा को चिढ़ाती है जब तक कि वो इमोशनल होकर रो ना पड़ी। जैसे ही बीटा के आंसू हॉट स्प्रिंग में गिरते हैं पूरा जमीन कांप उठता है, एक जोर का अर्थक्वेक फील होता है। जब ये पूरा सीन पब्लिक के अटेंशन लेने लगता है, अल्फा और उसकी टीम पब्लिक एरिया में इकट्ठा होती है। वहाँ वो देखते हैं कि मित्सुगोशी हॉट स्प्रिंग लैंड के मेन पूल का पानी एक ड्रैगन की शेप में ले रहा है और ये देखते ही सब जगह केओस मच जाती है। अल्फा सोचती है कि क्या यही वो चीज थी जो शैडो कहना चाह रहा था। तभी बीटा और उसका ग्रुप वापस आता है और गामा तुरंत ऑर्डर देती है मित्सुगोशी के स्टाफ को कि गेस्ट को सेफ इवैक्यूएट करो। सिचुएशन को देखते हुए शैडो अपने यूजुअल ब्लैक आउटफिट की जगह व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। एप्सिलॉन पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है कि सब अपने यूनिफॉर्म के कलर वर्जन में कैसे दिख रहे हैं। तब ईटा बताती है कि उसने सफेद ग्रे कलर यूज किया है ताकि उनकी असली आइडेंटिटी शैडो गार्डन मेंबर छुपी रहे। जब ड्रैगन सामने आता है तो शैडो उससे फाइट करते हैं, लेकिन फाइट के बीच ईटा और गामा थोड़ा पीछे रह जाते हैं और बीटा को ड्रैगन पकड़ लेता है क्योंकि वो अभी भी ईटा की बातों से हर्ट फील कर रही होती है। फाइनली अल्फा ड्रैगन को हरा देती है और उसके बाद आसमान से एक गोल्डन मैजिक बर्फ की तरह गिरता है। उस विक्ट्री के बाद हॉट स्प्रिंग का पानी और भी मैजिकल बन जाता है जिससे स्किन ग्लो करने लगती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और भी कुछ फायदे होते हैं। बीटा अभी भी इमोशनल होती है और आंसू बहा रही होती है। तभी ड्रैगन की स्पिरिट साइलेंटली आती है और उसके आंसू जेंटली उसकी आंखों से पोंछ लेती है और फिर पीसफुली स्काई में ऊपर चली जाती है। ये सब देखकर अल्फा समझ जाती है कि शैडो का असली मिशन ड्रैगन की सोल को फ्री करना था, इसीलिए उसने सबको ये मिशन पे भेजा था। बाद में गामा और मित्सुगोशी का स्टाफ गेस्ट को वापस बुलाता है और बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो ग्रैंड ओपनिंग के लिए एक प्लान परफॉर्मेंस था। फिर वो लिमिटेड प्रोडक्ट बेचने लगते हैं ताकि सेलिब्रेशन का फायदा उठाया जा सके। लोग हैप्पीली शॉपिंग करते हैं। गामा प्रॉफिट देख के खुश होती है और अल्फा ड्रैगन की सोल को शांति मिलने पे खुश होती है। फैंटे स्टोर
सोल के अंदर नू याद करती है कि वो तो अपनी छुट्टी पे थी, फिर भी काम कर रही है। लैम्डा उसे कैजुअली बोलती है, छोड़ ना, एक और कॉम्पेंसेटरी छुट्टी ले लेना। और फिर सब वापस अपने यूजुअल रूटीन में लग जाते हैं। रात में केल और पो घर लौट रहे होते हैं, लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता कि पूरा दिन क्या किया, क्योंकि उनको इतना डैमेज हुआ था। लेकिन पो बोलता है, ये अच्छा साइन है। काउंट वर्जिन बॉय की बुक में भी लिखा था ऐसा ही होता है, मतलब हम रियल मैन बनने की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और दोनों खुशी से चीयर करते हैं रात के अंधेरे में। काग्नो अपने थॉट में खो गया था और अब वो ओरियाना किंगडम के एक छोटे से बार में पहुंचा। बार चलाने वाली लड़की मैरी माफी मांगती है कि ड्रिंक का सिलेक्शन थोड़ा कम है, क्योंकि सोल्जर ने सब महंगी चीजें ले ली थी वॉर के लिए पैसा जमा करने के चक्कर में। शहर की हालत भी अर्बन वॉर की वजह से बहुत खराब हो गई है और मैरी और काग्नो दोनों के लिए टाइमिंग थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया। लेकिन काग्नो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, कैसे उसका सफर बिना किसी प्रॉपर डायरेक्शन के शुरू हुआ था। उसने सिर्फ वही किया जो उसको एमिनेंस इन शैडो वाला फील देता था। अब वो सोचता है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जब काग्नो ये बात बोलता है, कैन थिंग्स रियली गो ऑन लाइक दिस, तो मारी जो किचन में सैंडविच बना रही होती है उस बात को गलत समझ लेती है और कहती है, बिल्कुल, हमें सिचुएशन के सामने हार नहीं माननी चाहिए। मारी अपना सैंडविच कंप्लीट करके एक कस्टमर को देती है, लेकिन प्लेट रखने से पहले ही एक हाथ सैंडविच उठा लेता है। वो होती है 665, जो बिना शर्म के बड़ा सा एक बाइट ले लेती है। साथ में खड़ी होती है 664, उसे स्कोल्ड करती है, लेकिन 665 को फर्क नहीं पड़ता। मारी तुरंत प्रॉमिस करती है कि वो एक और सैंडविच बना देगी। दूसरी तरफ रोज अपने टीममेट्स के साथ नहीं है। वो अपने कमरे में अकेले बैठी है और विम्पर करते हुए माफी मांग रही होती है, किसी से नहीं, बस अपने गिल्ड से। उसको हेलुसिनेशन हो रहे थे, जैसे उसने अपने पापा को मार दिया हो। उसके पापा किंग ओरियन खुद उसकी तलवार पकड़ के अपने लास्ट सांस में उसे कहते हैं कि उसका डिसीजन माफ नहीं किया जा सकता। एकदम से रोज की नींद खुल जाती है। वो बेड में बैठती है, विंडो से बाहर देखती है तो देखती है कि फर्स्ट कैसल टाउन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसने शैडो गार्डन ज्वाइन किया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और अपने किंगडम को बचा सके। तभी नॉक होता है। बाहर से 664 बताती है कि वो निकलने वाले हैं। 665 भी चेयरफुल वे में एनकरेजमेंट देती है। बाहर से निकलते वक्त 664 बताती है कि इस मिशन की लीडर वो नहीं बल्कि 559 होगी, एक सीनियर शैडो गार्डन मेंबर। उसने पहले 89 को हराया था, इसीलिए उसको ये मिशन लीड करने का राइट मिला है। 664 नोटिस करती है कि 666 यानी रोज कुछ सोच में थी, तो वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन 666 बस स्माइल करती है और कहती है कि कुछ नहीं। 665 फिर से कुछ खाने में बिजी होती है तो 664 इरिटेट हो जाती है। तीनों रात के वक्त मिलने वाले लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। 559 पहले से ही वहां होती है। वो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट मिशन के बारे में पूछती है। जब उसको पता चलता है कि टीम ब्रीफ नहीं हुई है तो वो सब एक्सप्लेन करती है, पर ग्रुप ने 2 दिन पहले एक छोटे से कैसल टाउन को घेर लिया था। ये जगह नॉर्मली तो इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन कल्ट ऑफ डियाबोलस ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर नेम चिल्ड्रेन वहाँ भेजे हैं। उनका मेन एम है कि कल्ट के असली इंटेंशंस पता चले। 559 रोज से डायरेक्ट पूछती है कि क्या उसको पता है कि उसे क्यों लाया गया है। रोज गैस करती है क्योंकि वो एरिया को अच्छी तरह से जानती है। 559 कहती है हाँ, बस इसी वजह से, लेकिन वो ये भी बताती है कि रोज खुद के कहने पर इस मिशन में शामिल हुई है। रोज के पावर्स उसको शैडो ने दिए हैं। उसके टीममेट्स बताते हैं कि 7 शैडोस ने सबको पावर दिए, लेकिन असली 7 शैडोस खुद अलग हैं। 559 क्लैरिफाई करती है कि वो भी शैडो से पावर पा चुकी है और वो उन लोगों को हटा देगी जो इस ब्लेसिंग के लायक नहीं है। तभी कुछ मूवमेंट ग्राउंड पर दिखता है। सब लोग रोड की तरफ देखते हैं। डजन्स ऑफ कैरेजेस एक जगह की तरफ जा रहे हैं। जगह पहले एक वॉर मेमोरियल था, अब वो जगह एक एम्पी थिएटर बन चुकी है। चारों लड़कियां सीक्रेटली उस लोकेशन पर जाके ऑब्जर्व करने लगती हैं। वहाँ उनको दिखता है कल्ट लीडर खोदोई द गेल और कई सारे फर्स्ट चिल्ड्रन। खोदोई एक पेडेस्टल में कार्ड इंसर्ट करता है, वैसे ही जैसे सेंचुरी के लैब में की कार्ड यूज होते हैं। लाइट ग्लो करने लगती
होती है, मतलब कुछ एक्टिवेट हो गया है। तभी 666 शॉक्ड हो जाती है। उसकी माँ रीन ओरियाना वहाँ आ जाती है। क्वीन अपना हाथ एक यूनिक सर्कल पर रखती है जिससे एक पावरफुल आइटम अनलॉक होता है, एक रिंग जो हीरो फ्रे से जुड़ी है। 559 उस रैली को आइडेंटिफाई करती है और सबको बैटल के लिए रेडी होने को कहती है। जब टीममेट क्वेश्चन करते हैं तो वो सिर्फ कहती है यही की है। अब मिशन का फोकस बदल गया है। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं, सीधा अटैक करना है। 666 जो कि रोज है 559 से रिक्वेस्ट करती है कि डिसीजन दोबारा सोच ले, क्योंकि उसकी माँ वहाँ मौजूद है। लेकिन 559 उसकी बात इग्नोर कर देती और क्वीन को पहले टारगेट बनाती है। रोज अटैक को रोकती है और रीजन पूछती है, लेकिन अटैकर का फोकस एक्सप्लेनेशन देने का नहीं होता, इसीलिए कोई जवाब नहीं मिलता। क्वीन अपनी बेटी को पहचान लेती है और जल्दी से उससे चिपक जाती है सपोर्ट के लिए। 559 को ये इमोशनल ड्रामा पसंद नहीं आता। वो स्वॉर्ड का लॉक तोड़ती है और अटैक को एक जोर का पंच में कन्वर्ट कर देती है। पंच रोज के फेस पे पड़ता है जिससे रोज और क्वीन दोनों गिर जाते हैं, लेकिन तभी आसपास के कल्ट मेंबर्स अटैक को रोक देते हैं। रोज की लॉयल्टी तोड़ने से 559 कंफर्म कर लेती है कि रोज शैडो की पावर के लायक नहीं है। कल्ट के चिल्ड्रन बीच में है, लेकिन 559 रुकती नहीं। वो डायरेक्टली भीड़ के बीच घुस जाती है रोज को मारने के लिए। दूसरी तरफ मिडगेयर के कैपिटल में नू गामा को रिपोर्ट करती है कि फर्स्ट कैसल टीम ने एनिमी से फाइट स्टार्ट कर दिया है। गामा जो चिल कर रही होती है कैजुअली ये रिपोर्ट सुनती है। उसके लिए 559 का ओवर रिएक्शन कोई नई बात नहीं है। जब नू बताती है कि रोज ने अपनी माँ से टक्कर ली और पर्व असद वहाँ नहीं था, तो गामा सोचने लगती है कहीं ये पूरा ट्रैप तो नहीं था। शैडो गार्डन का इंटरफेस अभी तक मॉडरेट राउंड टेबल का 9 को ट्रेस नहीं कर पाया। यही बंदा पूरा ओरियाना किंगडम का मास्टरमाइंड है। गामा सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेती है और न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। फ्रंट पेज पे न्यूज होती है प्रिंसेस रोज की वापसी, लेकिन मॉडरेट के जो लोग हैं उनके पास इतना पेशेंस नहीं है। पर्व असद क्लियरली टेंशन में है। सिविल अनरेस्ट और शैडो गार्डन का कंटिन्यूअस अटैक ने उसके सोल्जर्स को वीक कर दिया है। किंगडम की सिक्योरिटी लो हो गई है। अटैक का परफेक्ट टाइम है। गामा नू को ऑर्डर देती है कि ट्रूप भेज दो और रोज को कल्ट के हवाले कर दो। शैडो ने ये पूरा गेम सेट किया है, लेकिन गामा अभी भी सोच रही है ये सब खत्म कैसे होगा। वापस बार में काग्नो करेंट सिचुएशन पे सोच रहा होता है। अब एक प्रॉपर बैटल चल रही है, रॉयलिस्ट वर्सेस परफेक्शन। काग्नो को लगता है कि ये परफेक्ट चांस है उसके एमिनेंस इन शैडो प्लेन के लिए। उसके माइंड में एक आइडिया आता है, एक अननोन बंदा आएगा और पूरा इशू सॉल्व करवा देगा, एक साइड को जीत दिलाएगा। रोज इस आइडल कैंडिडेट लगती है। पहले काग्नो को डाउट था, उसको लगा था कि रोज ने किसी रिश्तेदारी या शादी के चक्कर में किंग को मारा, लेकिन अब उसे लगता है कि रोज एक्चुअली सीरियस है। उसने क्वीन बनने के लिए सब कुछ रिस्क ले लिया। काग्नो डिसाइड करता है कि वो रोज की रूथलेस क्वीन बनने की जर्नी में मदद करेगा, और जब वो पूरे पावर में आके एक विलियन बन जाएगी तब एमिनेंस इन शैडो आएगा और उस इविल क्वीन को खत्म करेगा। इमोशनल अटैचमेंट सब साइड में रखे। तभी बार का डोर जोर से खुलता है। 3 डेंजरस लुकिंग आदमी एंट्री लेते हैं और कहते हैं वॉर एफर्ट कलेक्शन का टाइम हो गया है। मैरी प्रोटेस्ट करती है, कहती है कि वो ऑलरेडी सब कुछ दे चुकी है थोड़ा टाइम पहले ही। काग्नो क्वाइटली ये सीन ऑब्जर्व करता है और सोचता है परफेक्ट चांस है रूट्स में वापस जाने का। एक गुण सजेस्ट करता है कि अगर पैसा नहीं है तो मैरी। ये सुनकर मॉब वर्जन ऑफ काग्नो चिल्ला के कहता है स्टॉप करो, लेकिन तीनों गुण उसको मार देते हैं। उसके सारे चीजें लूट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैरी रोकती है काग्नो को, कहती है इतना रेकलेस मत बनो। काग्नो माफी मांगता है। मैरी उस पर प्यार से स्माइल करती है। काग्नो मैरी से अपना लास्ट गुड बाय बोलता है। मैरी चाहती है कि वो थोड़ा और रुक जाए, लेकिन काग्नो मना कर देता है। जब काग्नो उसे पेमेंट देने की कोशिश करता है तो मैरी रोक देती है और कहती है तुमने मेरी जान बचाई है, पैसा मत दो। दोनों अलग हो जाते हैं। थोड़ा इमोशनल मूवमेंट होता है। काग्नो का दिमाग ऑलरेडी नए प्लान्स में लग गया होता है। उसे उन 3 सोल्जर्स का काम इम्प्रेसिव लगा, लेकिन वो चाहता है उनसे बेटर कुछ करे। अगले कुछ दिन काग्नो फुल ट्राई करता है कि टायरेंट रोज का जन्म रियलिटी बन जाए, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नहीं होता। फिर वो जानबूझ के अपने आप को एक करेक्शन फैसिलिटी में बंद करवा लेता है, जस्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ एज अ प्रिजनर। वहाँ के कुछ क्रिमिनल्स एक बड़ा जेल ब्रेक प्लान करते हैं और काग्नो उनके साथ भाग जाता है। बाहर निकलते ही वो एक वॉलंटियर आर्मी में ज्वाइन करता है और एक नियर सुसाइडल मिशन पे निकल पड़ता
होता है। शैडो में चुपके से वो एक पुरानी ओरियाना लेजेंड को कॉपी करता है और हेल्प करता है, लेकिन सारे क्रेडिट कुछ और लोग ले जाते हैं। काग्नो का नाम तक नहीं आता। काग्नो सोचता है एक असली फिक्सर बनने के लिए बंदा तभी अलग लगता है जब वो जानबूझ के अलग ना लगे, पर फिर भी स्टैंड आउट करे। स्टैंड आउट बाय नॉट स्टैंडिंग आउट वेयर स्टैंडिंग आउट। एक पुराने टूट चुके घर जहाँ से हल्का ग्लो आ रहा होता है। 3 सोल्जर्स वहाँ बैठ के अपने लूट एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने कितनी स्मार्ट जगह चुनी। वेस्ट साइड का एरिया लूज हो चुका है और कुछ पुरानी लेजेंड वापस दिख रहे हैं। इस वजह से दूसरे पोस्टिंग अब प्रॉफिटेबल नहीं रहे। एक सोल्जर बताता है कि माउंटेन के दूसरी तरफ कोई नया ट्रेजर मिला है। तभी एक आवाज पूछती है, क्या ट्रेजर? सोल्जर थोड़ा एरोगेंट होकर कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन पूछना गलत होता है। उसके दोस्तों के बॉडी से धीरे धीरे खून बह रहा होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। वो बंदा सजेस्ट करता है कि कुछ और औरतें भी ले आते हैं और मैरी का नाम भी लेता है। तभी एक ब्लैक हेयर लड़का उनका सामान छाट रहा होता है। सोल्जर जब अपने डेथ साथी को देखता है तो गुस्से में चिल्लाता है, ये सब किसने किया? वो ब्लैक हेयर लड़का कैजुअली बोलता है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो, चाहे किसी को मार के ही क्यों ना हो। फिर एक गोल्ड कॉइन का बैग उठाता है और कहता है, लॉलेस सिटी का रूल बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो स्ट्रॉन्ग है वही सही है। उस सोल्जर की आंखों के सामने एक काला टेंड्रल उसके फेस की तरफ आता है। काग्नो जो पूरा ब्लड में होता है वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन एग्जिट करने से पहले वो एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखता है। उसकी रेड आईज डार्क में ग्लो कर रही होती है। दूसरी तरफ मारी का अकाउंट बैलेंस बहुत ही कम होता है। अगर वो रेंट को इग्नोर भी कर दे तो भी उसके पास कल के लिए लाइफ स्टॉक परचेज करने के पैसे नहीं बचे। वो सोचती है शायद काग्नो के पैसे ले लेने चाहिए थे डिग्निटी को साइड करके। तभी उसके डोर के बाहर से एक हल्का सा साउंड आता है जिससे वो सडनली उठ जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो एक गोल्ड कॉइन का बैग पड़ा होता है। हवा का झोंका आता है और उसमें से वो एक ब्लैक कोट वाले आदमी देखती है, दूर खड़ा हुआ होता है। लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि मैरी को आंख बंद करनी पड़ती है। जब वो आंख खोलती है तो वो बंदा गायब होता है। नीचे पड़े हुए गोल्ड कॉइन को देखकर मैरी रोने लगती है और कहती है, थैंक यू शैडो, तुम हमेशा मेरे आसपास रहे। पूर्णिमा की रात थी और 559 ने एक नेम चाइल्ड को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कोदोई द गेल शॉक में बोलता है, हीट ब्लास्ट, विंड स्टॉर्म, ड्राई विंड और कूल ब्रीज सब मेरे बेस्ट फाइटर्स थे और तुमने इन सबको अकेले ही मार दिया। वो मान लेता है कि 559 3 दिन और रात से लगातार लड़ती रही है और उसकी पूरी फर्स्ट नेम चिल्ड्रन की आर्मी को खत्म कर दिया। लेकिन अब उसे लगता है कि 559 का स्टेमिना खत्म हो चुका, इसीलिए वो उसे एक जोर का अटैक करके जमीन पे गिरा देता है। कोदोई गुस्से में बोलता है, सिंपल मौत से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। तुम लोगों को मैं टॉर्चर दे के मरूंगा, एक एक को। जो नुकसान मुझे हुआ है वो ठीक है क्योंकि मुझे की मिल गया है और रोज ओरियाना भी। अब मैं पर्व असद से आके निकल जाऊंगा और अगला नाइट ऑफ राउंड बनूंगा। तभी मून के नीचे एक ब्लैक फिगर दिखता है और 559 के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से चिल्लाती है, मेरा सेवियर आ गया है। एक पर्पल मैजिक उसके बॉडी के अराउंड घूमती है और उसे फील होता है जैसे उसमें नई जान आ गई हो। कोदोई शॉक्ड होता है जब देखता है 599 का लेफ्ट आर्म वापस ग्रो हो रहा है। अब नए पावर के साथ 559 लास्ट बचे एनिमी को एक रेड स्लाइम में बदल देती है, लिटरली चूर चूर कर देती है। और 559 शैडो के लिए अपनी डीप एडमायरेशन और क्रेजी डिवोशन एक्सप्रेस करती है। शैडो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। 664 और 665 अपने ठीक हुए घाव को देख के सुकून लेती है और सोचने लगती है कि उनके लॉर्ड शैडो यहाँ कैसे आ गए। 559 एकदम खुशी खुशी शैडो को ग्रीट करती है, जो अभी भी डिसाइड कर रहा है कि क्या बोले। शैडो पहले ट्रेजर के बारे में पूछता है, लेकिन बीच में ही टॉपिक बदल के रूइंस के बारे में बोलने लगता है। फिर 559 घुटनों पे बैठ जाती है और 666 के बिट्रेयल की रिपोर्ट करती है। शैडो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता। 559 पूरी सर्टेनिटी के साथ बोलती है कि 666 अब शैडो की पावर के लायक नहीं है और वो उसे मारने की परमिशन चाहती है। 664 और 665 तुरंत अपनी टीममेट को डिफेंड करती है। उसने सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए ऐसा किया था। शैडो उन सबकी बातों को कॉर्पोरेट जैसा समझता है और बोर होके बोलता है, बस यार इतना कॉमर्शियल और बिट्रेयल वाले सीन्स हो गए, अब और नहीं। तभी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल उसके हाथ में आता है। हेडलाइन लिखा होता है, प्रिंसेस रोज अनाउंसेस मैरिज टू चांसलर असद। ये पढ़ते
होते ही शैडो का मन पड़ जाता है और पूरे एरिया में एक डेंजरस एक्सप्लोजन ऑफ पावर फैल जाता है। 559 तो इस एक्सप्लोजन से स्टैटिक हो जाती है, जैसे उसे शैडो की एनर्जी से सुकून मिल रहा हो। लेकिन 664 और 665 नर्वस हो जाते हैं। 664 कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी शैडो हवा में उड़ जाता है एक ब्लास्ट के साथ। उड़ते हुए सोचता है अगर रोज शादी कर लेती है तो उसका टायरेंट बनने का पूरा आइडिया खत्म हो जाएगा और फिर मैं अपनी एमिनेंस शैडो वाली परफॉर्मेंस कैसे करूंगा। पर्पल ग्लो में वैनिश होते हुए शैडो जोर से चिल्लाता है, रोज मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ।